जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगिंग क्लासेस। जितने भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट हैं, हम अपने इकोनॉमिक्स के मैराथन सेशन देख रहे थे जिसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को कम्प्लीटली कवर किया था। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने अपने लास्ट सेशन में जो मैराथन सेशन लिया था उसमें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को कवर किया था। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा डिमांड एनालिसिस, बट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में एक कंसेप्ट बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट वो हमने अभी नहीं देखा है, वो हम देख लेंगे और डिमांड एनालिसिस को अच्छे से समझेंगे। देखो ये पूरा समझने वाला टॉपिक है, इसमें कुछ भी रट्टा मारने वाला नहीं है, तो ध्यान से लेक्चर को सुनना और इसमें से क्वेश्चन आराम से आपके निकल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ टाइम के लिए 5 मिनट लगेंगे हार्डली थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में जो जो पढ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम डिमांड एनालिसिस पे स्विच करेंगे। देखो सबसे पहले हमने ये देखा था कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या, मतलब एक जो कंज्यूमर है वो किस तरह से चीज, मान लो आप किसी दुकान में सामान लेने जाते हो अपने खाने के लिए, ठीक है, तो आप किस तरह से बिहेव करते हो सामान लेते वक्त, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो सबसे पहले कंज्यूमर जब कोई भी सामान लेता है वो देखता है कि उस सामान से उसको सेटिस्फेक्शन कितनी मिलती है। दैट इज नोन है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज बेसिकली द सेटिस्फेक्शन दैट वी डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग अ सर्टन गुड। आप कोई गुड खरीद रहे हो, उसको कंज्यूम जब आप करोगे उससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, अब सबसे पहले कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है। अब यूटिलिटी को मेजर करने के लिए दो अप्रोच है। ठीक है, एक है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये मैंने ऑलरेडी सब पढ़ाया हुआ है, जिसमें रिवाइज करवा रहा हूँ। दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो दी थी बेसिकली मार्शल ने, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है हिक्स एंड एलन ने दी है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये बोलते हैं कि जो भी यूटिलिटी है उसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। मान लो 50 यूटिल्स है, इसके यूनिट है यूटिल, 50 यूटिल्स यूटिलिटी मिली, 60 यूटिल्स मिली, तो ऐसे हम इसको मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी ये बोलते हैं कि आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है आप उसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, आप उसको रैंक में मेजर कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने आइसक्रीम खाई तो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, कोल्ड ड्रिंक खाई थोड़ी कम, तो रैंक में पहले आइसक्रीम आ जाएगी, दूसरे नंबर पर कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी। तो आप रैंक में मेजर कर सकते हो। ये कौन से कहती है? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो हिक्स एंड एलन ने दी थी। ठीक है, फिर हमने कुछ कंसेप्ट यहाँ से सीखे थे जो पेपर में पूछता भी है। एक टोटल यूटिलिटी क्या होता है? मान लो आप सभी यूटिलिटीज को ऐड कर दो, जो टोटल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी, दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। फिर मान लो आपने 5 जो है चीजें कंज्यूम करी, अब आप छठी चीज कंज्यूम करना चाहते हो, तो एक एक्स्ट्रा चीज जो आप कंज्यूम करना चाहते हो उस टाइम पे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली, दैट इज नोन है मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आपने एक ग्राफ के थ्रू समझा था कि जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। क्यों मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है? मान लो मैं आपको सुबह से बनाना खिला रहा हूँ, ठीक है, आपने 5 बनाना खा लिए, अब मैं आपको छठा बनाना भी दूंगा, 7वां बनाना भी खाने के लिए दूंगा, तो हर एक जब एडिशनल आप बनाना खाते जाओगे ना, आपको उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाली। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब हर एक सेम चीज जब आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो तो आपको उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसको, ये आपने कंसेप्ट देखा था मार्जिनल यूटिलिटी का, उसका लॉ देखा था। फिर आपने एक कंसेप्ट समझा था एवरेज यूटिलिटी। जो भी ये लेक्चर देखे ना पहले दूसरा लेक्चर देख के आओ, फिर ही आपको फायदा है। एवरेज यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी मान लो आपकी टोटल यूटिलिटी, आपकी किसी चीज को कंज्यूम करके आपको टोटल यूटिलिटी 18 मिली और आपने कितने यूनिट किसी चीज के कंज्यूम किए? 2, तो उसको डिवाइड कर दिया, आपकी निकल जाएगी एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, तो जो आपकी टोटल यूटिलिटी है उसको जब आप डिवाइड करते हो, टोटल यूटिलिटी को डिवाइड कर सकते हो आप नंबर ऑफ यूटिल्स के साथ, कितने यूटिल्स आपने कंज्यूम किए। ठीक है, तो वो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आपके, वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, ये ऐसे अगर न्यूमेरिकल पेपर में आ जाए तो आप इससे कर सकते हो। फिर मैंने आपको ये समझाया था कि आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है, जो आज हमने डिमांड एनालिसिस में पढ़ना है, वो उसको एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हर एक नेक्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करने में डिक्रीज करती है, उसी की वजह से आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका ग्राफ इस तरह से आता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ये आप उस सेशन में देख सकते हो। बाकी यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। फिर हमने एक कंसेप्ट देखा था इनडिफरेंस कर्व का। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट क्या कहता है? इनडिफरेंस कर्व क्या होती है? एक ऐसी कर्व जिसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स जो है एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। ठीक है, मान लो एक मैंगो और बनाना आप कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंगो और यहाँ पे लिख देता हूँ बनाना। ठीक है, इस कर्व में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। मान लो यहाँ पर जो है मैंगोस 10 हैं और बनाना यहाँ पर सिर्फ 1 है,
तो जितने वो 10 मैंगो और एक बनाना कंज्यूम करेगा, जितनी उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी उतनी उसको 8 मैंगोज और मान लो 2 बनाना कंज्यूम करके मिलेगी। तो मतलब इस इनडिफरेंस कर्व में जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। मान लो इस पॉइंट में भी जितने वो कॉम्बिनेशन ऑफ मैंगोज बनाना होंगे वो उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे, इस पॉइंट वाले भी, इस पॉइंट वाले भी, इस पॉइंट वाले भी, ठीक है। तो ये बेसिकली इनडिफरेंस कर्व है। इनडिफरेंस कर्व एक ऐसी कर्व है जिसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट एक कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो देते हैं, ठीक है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। ये होती है हमारी इनडिफरेंस कर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां पर हमने एक देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मान लो क्या करते हो, ध्यान से सुनना। मान लो आपने क्या किया, आपने पहले एक डायग्राम के ये टेबल बना के समझाऊंगा, अच्छे से समझना। मान लो आपने आपके 4 कॉम्बिनेशन है, इसमें एक तरफ बनाना है आपके, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके मैंगोज हैं, ठीक है। मान लो पहले आप एक बनाना कंज्यूम करते हो तो आपने कितने मैंगोज कंज्यूम किए, 15, ठीक है। अब दूसरी बार जब आप दूसरा बनाना कंज्यूम करना चाहते हो तो आप मैंगो कंज्यूम करोगे 12। तीसरा आप अगर बनाना कंज्यूम करना चाहते हो तो आप मैंगो कंज्यूम कर रहे हो 10। और जब आप चौथा बनाना कंज्यूम करना चाहते हो आप मैंगो कंज्यूम कर रहे हो 9। अब यहाँ पर तुम्हें सीखना क्या, देखो आपने पहला बनाना कंज्यूम किया तो आपने 15 मैंगोज कंज्यूम किए साथ में। जब आप पहले बनाने से दूसरा बनाना लेने के लिए गए तो आपने कितने मैंगो छोड़े, 3 छोड़े ना, 15 में से आप 12 में आए, तो 3 मैंगो छोड़े आपने एक एक्स्ट्रा बनाना कंज्यूम करने के लिए। अगला जब आपने एक्स्ट्रा बनाना कंज्यूम करना था आपने कितने मैंगोज छोड़े, 12 से 10, 2 मैंगोज छोड़े, ठीक है। उसके बाद अगला जब आपने बनाना कंज्यूम करना था आपने कितने मैंगोज छोड़े, 1 छोड़ा। तो आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हो कि पहले बनाना को कंज्यूम करने के लिए आपने 3 मैंगोज को सेक्रीफाइस किया, दूसरी बार आपने बनाना को कंज्यूम करने के लिए सिर्फ 2 मैंगोज को सेक्रीफाइस किया, और तीसरी बार जो आपने बनाना एक और एडिशन लेने के लिए 1 मैंगोज को कंज्यूम किया। मतलब जैसे जैसे आप एक कमोडिटी को ज्यादा लेना चाहते हो तो आप दूसरी कमोडिटी को कम से कम सब्स्टिट्यूट करोगे, मतलब उसको इतना ज्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, उसको ज्यादा जो है आप नहीं छोड़ोगे एक नई कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि मतलब हम एक नई कमोडिटी को लेने के लिए पहली बार में दूसरी कमोडिटी को ज्यादा छोड़ देंगे, बट नेक्स्ट टाइम पे हम दूसरी कमोडिटी को कम छोड़ेंगे। पहली बार मैंने 3 मैंगो छोड़ दिए एक बनाना लेने के लिए, बट दूसरी बार मैंने सिर्फ 2 मैंगो छोड़े एक बनाना लेने के, फिर तीसरी बार मैंने सिर्फ 1 मैंगो छोड़ा एक बनाना को लेने के, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज था। फिर अब इनडिफरेंस कर्व के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैंने आपको पढ़ाए थे। पहली बात तो इनडिफरेंस कर्व जो है वो लेफ्ट से राइट तरफ जाती है, इस तरह से जाती है, ठीक है, और इसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है लेफ्ट से राइट वर्ड। इस फिगर जो बेसिकली बनाई ना, इसके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपकी इनडिफरेंस कर्व है वो किस तरह की होती है, तो ये लेफ्ट से राइट होती है, डाउनवर्ड जाती है इसका स्लोप। तो ऐसा पेपर में क्वेश्चन आए तो कर लेना, ठीक है। और इसको बोलते हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये जो इसका जो ग्राफ है ना वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, तो ये क्लियर कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर सेकंड जो है, अगर दो इनडिफरेंस कर्व 3-4 इनडिफरेंस कर्व हैं, ठीक है, तो आप एक कंज्यूमर कौन सी इनडिफरेंस कर्व को प्रेफर करेगा, जो सबसे ऊपर वाली होगी। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर वाली में सबसे ज्यादा मटेरियल होगा। तो सबसे ज्यादा मटेरियल, जब मान लो आप एक दुकान में सामान लेने जाते हो तो मान लो वहां पर आपको 10 कोल्ड ड्रिंक और 5 आइसक्रीम के अगर ब्रिक्स दे दे आपको, और दूसरी अगर आप शॉप में जाते हो उसी प्राइस में आपको अगर 15 कोल्ड ड्रिंक्स और 10 ब्रिक्स दे दे आइसक्रीम की, तो आप कौन सी करने की कोशिश करोगे, जिसमें ज्यादा होगा। तो मतलब इनडिफरेंस कर्व में हायर द इनडिफरेंस कर्व हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन, मतलब जो ऊपर वाली कर्व होगी कंज्यूमर वही प्रेफर करेगा। फिर तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि दो इनडिफरेंस कर्व कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर वो किसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसकी वजह से जो हमारा ये लॉ है वो एब्सर्ड हो जाता है। तो कभी भी दो इनडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने इतने जल्दी में ये चीजें पढ़ा दी, देखो ये सारा मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है पिछले मैराथन सेशन में, आप जाके देख सकते हो। बट मेरे 2 टॉपिक रह गए थे, उसके लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। सबसे पहले एक होता है बजट सेट और बजट लाइन। वो कंसेप्ट क्या कहता है, देखो मान लो आप ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। मान लो आप 2 कमोडिटीज कंज्यूम करना चाहते हो। एक कमोडिटी आपकी है बनाना, ठीक है, उसको मैं X1 से मान लेता हूँ। दूसरी कमोडिटी आपकी है मैंगो, उसको मैं X2 से मान लेता हूँ, ठीक है। अब बनाना का कोई प्राइस होगा, तो मान लो बनाना का प्राइस है P1 और मैंगो का प्राइस है P2, ठीक है। आपने बस आपकी जो इनकम है, मान लो आपकी 1000 रुपया इनकम है, उसमें आपने 2 ही चीजें खरीदनी है, एक बनाना खरीदना और दूसरा मैंगो खरीदना है, ठीक है।
आप कितने का बनाना खरीदोगे, कितने का मैंगो खरीदोगे, ठीक है, मतलब आपके बजट के हिसाब से आप चीजें खरीदोगे, वही हमें बजट सेट या बजट लाइन रिप्रेजेंट करता है। देखो तो मतलब मैं बनाना पे कितना खर्चा करूंगा, बनाना का प्राइस P1 है और X1 मैंने बना लिया, तो मैं इस पे बनाना पे इतना खर्चा करूंगा ना। मान लो आपका बनाना का प्राइस जो है 10 रुपए है और आपने 5 बना लिए, तो आपने कितना खर्चा किया इस पे, 50 रुपए, ठीक है। और दूसरा आपने मैंगो पे कितना खर्चा किया, उसका प्राइस P2 है और आपने X2 मैंगो कंज्यूम किया, तो इतना खर्चा किया। और मान लेता मैं आपकी इनकम जो है वो कितनी है, M है, ठीक है। देखो आप ये जो मैंने आपको ये लाइन लिखी ना, P1 X1 प्लस P2 X2 इज लेस देन इक्वल्स टू M, इसी को बेसिकली कहते हैं बजट कंस्ट्रेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपकी इनकम है, आप बनाना खरीद रहे हो, आप मैंगो खरीद रहे हो, बट आप अपनी इनकम से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये लेस देन का जो है यहाँ पे सिंबल लिखा है, क्योंकि आपकी इनकम से कम ही पैसे आप बनाना या मैंगो पे खर्च करोगे, या इक्वल टू का मतलब पूरे खर्च कर दोगे, ठीक है। तो जब हम पूरे खर्च कर देते हैं P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल्स टू M, तो ये बन जाती है आपकी बजट लाइन। इसको क्या बोलते हैं आप, बजट लाइन। बजट लाइन मतलब आपकी जितनी इनकम थी आपने सारी जो है वो किस पे कंज्यूम कर दी, किस पे वेस्ट कर दी, आपने मैंगो और बनाना लेने में, और ये आपका बजट कंस्ट्रेंट है। P1 X1 प्लस P2 X2 इज लेस देन M। ये क्या कहता है कि आप अपनी इनकम से ज्यादा पैसे तो खर्च नहीं कर सकते, जितनी आपकी इनकम है उतनी खर्च करोगे, या तो कम खर्च करोगे या उतनी खर्च करोगे। तो जो आप उससे कम खर्च करोगे उसको बोलते हैं बजट कंस्ट्रेंट, और जो अगर आप पूरी की पूरी इनकम ही खर्च कर दोगे दोनों कमोडिटीज में, उसको हम बोलेंगे बजट लाइन, ठीक है। और आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि बजट लाइन का ग्राफ किस तरह से होता है, तो ये याद कर लेना। मान लो इस तरह मैं आपके मैंगोज ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरफ से आपके बनानाज ले लेता हूँ, ठीक है, तो आपका बजट लाइन जो है कुछ इस तरह से आती है। मतलब ये जो लाइन बनती है इसको बोलते हैं बजट लाइन, P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M। मतलब बजट लाइन ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो आपकी एक कंज्यूमर की इनकम है वो अपनी इनकम को किन्हीं कमोडिटीज में जो है पूरा का पूरा उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। मान लो वो मैंगोज ले रहा है और बनाना ले रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं बजट लाइन, ठीक है। दिस इज क्लियर। देखो यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो बजट लाइन समझने के बाद आपको समझ आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली बजट लाइन में कुछ नहीं है, मैंने आपको ये बोला कि अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास दो कमोडिटीज है, एक है बनाना एक है मैंगो, ठीक है, दो कमोडिटीज है मेरे पास, तो उनके प्राइसेस मुझे पता है, तो मेरी इनकम जो है फिक्स है। मतलब मान लो मेरी 10,000 इनकम है महीने की, तो 10,000 ही है ना भाई, वो तो नहीं बढ़ी ना, अभी उसको फिक्स रखा है मैंने, ठीक है। तो मेरा जो मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करूंगा किसमें, बनाना खरीदने में, कितने पैसे इन्वेस्ट करूंगा मैंगो खरीदने, उन दोनों को ऐड कर दूंगा, वो या तो इनकम के बराबर होंगे, मतलब मैं पूरा पैसा इनकम का खर्च कर दूंगा, या उससे कम होंगे। इसी को बोलते हैं बजट कंस्ट्रेंट या बजट लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं बजट कंस्ट्रेंट या बजट लाइन, ठीक है। अब ये इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, डाउनवर्ड स्लोप जो है इसका है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपका ये बजट लाइन है, ये बजट लाइन किस केस में कहां पर शिफ्ट करती है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। देखो मान लो ये आपकी बजट लाइन मैंने बनाई थी ना, अब मान लो किसी पर्सन की इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, मान लो किसी पर्सन की इनकम बढ़ जाती है, तो यहां पर थे मैंगोज, यहां पर थे बनाना। देखो जब एक पर्सन की, ध्यान से समझो, जब एक पर्सन की इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है, जब एक पर्सन की इनकम बढ़ जाएगी तो बजट लाइन कहां चल जाएगी, बजट लाइन इस तरफ चल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो ज्यादा मैंगोज और ज्यादा बनाना कंज्यूम कर पाएगा ना, इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। तो जब भी ध्यान से सुनना, जब भी एक पर्सन की इनकम बढ़ जाती है तो बजट लाइन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट करती है, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करती है। और मान लो जब इसकी इनकम कम हो जाएगी, तो अगर इसकी इनकम कम हो जाएगी तो आपकी बजट लाइन जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसकी इनकम कम है, अब ज्यादा मैंगो या ज्यादा बनाना कंज्यूम नहीं कर सकता। ये पॉइंट यहाँ पर ये कंज्यूम कर बताता है कि वो कितने बनाना कंज्यूम कर रहा है, ये पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितने मैंगो कंज्यूम कर रहा है। तो एक इनकम में वो फिक्स नंबर ऑफ मैंगो और बनाना कंज्यूम कर रहा है, अगर मैं उसकी इनकम ही बढ़ा देता हूं तो वो तो अब ज्यादा मैंगो ज्यादा बनाना कंज्यूम कर पाएगा ना, तो वो जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स राइट साइड। और अगर उसकी मैं इनकम कम कर देता हूं तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड राइट साइड। तो मैं एक बार लिख सकता हूं, अगर इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन जो है वो कौन सी तरफ शिफ्ट करती है, राइट वर्ड। कौन सी तरफ, राइट वर्ड। मतलब अब राइट वर्ड शिफ्ट होने की वजह से वो ज्यादा मैंगो बनाना ले पाएगा। तो अगर उसकी इनकम जो है वो कम होती है, ठीक है, तो बजट लाइन कौन सी तरफ शिफ्ट करती है, बजट लाइन जो है हमारी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फिर एक तो यहाँ पर बजट में इनकम चेंज करने से चेंज हो रहा है। अगर मान लो मैं चीजों का प्राइस चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, मान लो ये आपकी बजट लाइन थी ना, यहाँ पर मैंगो था, ध्यान से समझना, यहाँ पर आपका बनाना था। ये सारा आप एनसीईआरटी को जब पढ़ोगे ना आपको सब क्लियर हो जाएगा, आप समझो, बस समझना इज इंपॉर्टेंट, ये इकोनॉमिक्स सब समझने पे है।
तो मान लो ये आपकी बजट लाइन थी। अब मानो मैं क्या करता हूँ, प्राइस बढ़ा देता हूँ बनाना का, ठीक है। किसका प्राइस मैंने बढ़ा दिया, बनाना का मैंने प्राइस बढ़ा दिया। भाई बनाना पहले आप यहाँ पर मान लो 10 कंज्यूम कर पाते थे, जब मैंने बनाना का प्राइस बढ़ा दिया तो अब आप बनाना जो है वो कम कंज्यूम करोगे, तो आपकी जो बजट लाइन है वो कौन सी तरफ आ जाएगी, लेफ्ट वर्ड आ जाएगी। तो मतलब जब आप ध्यान से सुनना, जब आप प्राइस बढ़ाते हो बनाना का तो वो बनाना वाली तरफ से लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी आपकी बजट लाइन। और अगर सपोज करो आप बनाना का प्राइस कम कर देते हो, तो अगर बनाना का प्राइस जो हमारा कम हो गया तो अब वो ज्यादा बनाना ले पाएगा, तो बजट लाइन जो है वो यहाँ पर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। मतलब जिसका आप प्राइस कम करोगे तो बजट लाइन जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी उस तरफ से, और जिसका आप प्राइस जो है वो बेसिकली कम करोगे तो बजट लाइन जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और जिसका प्राइस जो है वो ज्यादा कर दोगे तो बजट लाइन जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ाने से आप ज्यादा चीजें नहीं ना ले पाओगे, क्योंकि इनकम तो आपकी फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो मान लो अगर सपोज करो इसकी जगह में मैंगो भी बोलता, तो मैंगो के केस में यही होता। अगर सपोज करो मैंगो का प्राइस में बढ़ा देता तो बजट लाइन जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती मैंगो की तरफ से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आप देखो ध्यान से समझो इस चीज को। पहले आप 10 बनाना कंज्यूम कर पा रहे थे, फिर मैंने क्या किया, बनाना का प्राइस बढ़ा दिया, तो इसकी बजट लाइन इस तरफ आ गई। अब आप 10 बनाना नहीं ले पा रहे हो, अब आप 8 बनाना ले पा रहे हो, ठीक है। बनाना वाली तरफ से आप कम बनाना ले पा रहे हो। तो मान लो मैंने प्राइस को कम कर दिया, आप बजट लाइन राइट वर्ड चल जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, 10 की जगह 12 बनाना ले पाओगे। तो मान लो यहाँ पर आपने ये रूल याद रखना है कि जब भी हम किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ाते हैं तो उस तरफ से बजट लाइन जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है, और मान लो आप किसी कमोडिटी का प्राइस कम करते हो तो उस तरफ से जो आपकी बजट लाइन है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और जिसकी वजह से मैंने आपको पूरा सेशन पढ़ाया ये वाला कंज्यूमर बिहेवियर वाला, वो सेशन ये था। एक पॉइंट होता है डायरेक्ट नोन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, इसको बेसिकली ऑप्टिमम पॉइंट भी कहते हैं। ऑप्टिमम पॉइंट क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पॉइंट भी कहते हैं। इसको बेसिकली मोस्ट प्रेफर्ड पॉइंट भी कहते हैं, मोस्ट प्रेफर्ड पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। अब सर ये क्या होता है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ऑप्टिमम पॉइंट या मोस्ट प्रेफर्ड पॉइंट क्या होता है? देखो एक ऐसा पॉइंट, ध्यान से सुनना, ये आपकी इंडिफरेंस कर्व है ना, इंडिफरेंस कर्व मैंने आपको समझाया, और ये आपकी बजट लाइन इस तरह से जाती है ना, ये आपकी बजट लाइन है, ठीक है। जिस पॉइंट पर बजट लाइन जो है वो इंडिफरेंस कर्व को टच करती है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम पॉइंट या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब आपको दोनों समझ है। देखो एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारी बजट लाइन इन डिफरेंस कर्व को टच करती है, मतलब टेंजेंट होती है इन डिफरेंस कर्व पे, या आपकी इन डिफरेंस कर्व है, ये आपकी बजट लाइन है, वो आपका क्या होता है, वो आपका ऑप्टिमम पॉइंट या कंज्यूमर, मतलब सबसे ज्यादा प्रेफर करेगा कंज्यूमर वो वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। वो वाला कॉम्बिनेशन लेना प्रेफर करेगा जिसमें बजट लाइन इन डिफरेंस कर्व को टच करेगी। अब सिर्फ यही पॉइंट क्यों ले रहा है, और कोई पॉइंट क्यों नहीं ले रहा? देखो मानो ये वाला पॉइंट क्यों नहीं प्रेफर कर रहा कंज्यूमर, देखो ये वाला पॉइंट बजट लाइन पे है, इसका मतलब बजट में वो चीज आ रही है, बट वो इनडिफरेंस कर्व पे नहीं है। तो इनडिफरेंस कर्व वाला पॉइंट ही सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, ये आपको पता है। इनडिफरेंस कर्व में वही पॉइंट है जो कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। तो ये बेसिकली उसके बजट में तो आ रहा है पॉइंट, मतलब ये कॉम्बिनेशन अगर वो लेगा, उसकी इनकम तो लग रही है बट उसको सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं मिली, तो ये वो क्यों लेगा भाई? मैंने दुकान से सामान लेना, मैंने अपनी पूरी इनकम वहां पर दुकान में दे दी सामान में, और मुझे उससे पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैं क्यों खरीदूंगा? मैं बेवकूफ हूं क्या? मैं उस पॉइंट को नहीं लूंगा। मैं वो पॉइंट लूंगा जहां पर बजट लाइन जो है, एक तो मेरी पूरी इनकम भी लगेगी और दूसरा मुझे पूरी सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। तो वो पॉइंट यही होता है जहां पर बजट लाइन इन डिफरेंस कर्व को टच करती है, ठीक है। अब मानो आप ये भी सोच सकते थे, सर आपने बोला था कि हायर इन डिफरेंस कर्व हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन, तो हम यहां पर कोई पॉइंट क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते, ये तो बजट लाइन में ही नहीं आ रहा, ये आपके बजट से बाहर है। तो इस पॉइंट में अगर आप चीज लोगे तो आपकी इनकम से बाहर चलेगी वो, तो आप अपनी इनकम से बाहर चीज कैसे खरीदोगे? आप उधार लेना पड़ेगा, तो उधार लोगे तो फिर वहां से सेटिस्फेक्शन, उधार लेके सामान लेने से सेटिस्फेक्शन नहीं ना मिलती, तो ये पॉइंट आप नहीं प्रेफर कर सकते। और इसके नीचे वाला अगर कोई पॉइंट लोगे तो वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। सिर्फ वो पॉइंट ध्यान से याद रखना, उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट या मोस्ट प्रेफर पॉइंट या ऑप्टिमम पॉइंट कहते हैं, जहां पर बजट लाइन जो है इन डिफरेंस कर्व को टच करती है, टेंजेंट होती है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो देखो 20 मिनट हो गए, अभी तक हमने डिमांड एनालिसिस स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि आपको कंज्यूमर बिहेवियर जो है मुझे रिवाइज करवाना था। इसके साथ आपका कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट वो क्लियर हो। देखो इससे पहले जिन बच्चों ने पहले वाला सेशन, इसलिए मैं कहता हूँ आपको साथ साथ सेशन देखा करो। पिछला सेशन जो देख के आए हुए होंगे ना, उनको ये मतलब मैं मान नहीं सकता कि समझ नहीं आया हो, ठीक है, वो समझ आ गया हो। अब मानो आपने पिछला सेशन नहीं देखा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में
1 घंटे का पूरा सेशन है, उसको पहले आप देखोगे, फिर इसको देखोगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, एक बार मैं पूरा ये वापस रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आज के जो मेन टॉपिक हमारे डिमांड एनालिसिस उस पर चलेंगे और जहां से काफी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताया कि कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है वो हमें समझना है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंज्यूमर के लिए होती है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन इज बेसिकली कि और अगर जब वो कंज्यूम चीज कर रहा है कोई, तो उसमें से कितना उसको मतलब अच्छा लग रहा है, दैट इज नॉट सेटिस्फेक्शन। उसको हम मेजर करते हैं यूटिल्स में। अब कार्डिनल अप्रोच ये कहती है, जो मार्शल ने कही थी कि हम यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, और ऑर्डिनल बोलता है हम रैंक्स में मेजर करेंगे। ठीक है, जो हिक्स एंड एलन ने दी थी। फिर हमने टोटल यूटिलिटी देखा, जो टोटल सेटिस्फेक्शन, मान लो आपने 10 चीजें कंज्यूम करी तो 50 यूटिल उससे सेटिस्फेक्शन में, तो वो आपकी टोटल यूटिलिटी। फिर हमने मार्जिनल यूटिल देखा, अगर आप एक एडिशनल यूनिट अगर किसी चीज का कंज्यूम करते हो तो एक्स्ट्रा जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, फिर एवरेज यूटिलिटी मैंने आपको बोला टोटल यूटिलिटी को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, आपकी एवरेज यूटिलिटी निकल जाती है। ठीक है, फिर हमने उसके बाद ये सारा कंसेप्ट समझा। फिर हमने मार्जिनल जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो देखा कि एक एक जैसे आप एडिशनल चीज, जैसे मान लो आपने यार आपको पहली बार कोई सेब खाने के लिए दे, आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। फिर दूसरी बार वापस सेब खाने को दूंगा ना, आपको इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तीसरी बार दूंगा और कम मिलेगी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल जो है हमारी यूटिलिटी। मतलब आपकी जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, आपको उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये ग्राफ से भी समझाया था कि जब आपकी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 हो जाती है, और जब आपकी टोटल यूटिलिटी उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, वो आप उस सेशन में देख लेना। फिर हमने देखा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसी कर्व है जिसमें जो सारे पॉइंट्स है वो एक कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। बट इंडिफरेंस कर्व के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे मान लो जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। ठीक है, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो फिर इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी मैंने आपको बताया। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है, मान लो अगर मैं आपको बोलूं 2 आपके पहले जैसे मैंगो और बनाना लिए ना, ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अगर मैं मैंगो बनाना की जगह मैं आपको बोलूं 10 रुपए का नोट और 10 रुपए का कॉइन, अब मुझे एक चीज बताओ कि आप 10 रुपए का नोट छोड़ के 10 रुपए के कॉइन की जगह 8 रुपए के कॉइन लोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो मतलब ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अगर आप 10 रुपए का कॉइन छोड़ रहे हो तो आप 10 रुपए का नोट ले लोगे। अगर आप दूसरी बार भी 10 रुपए का कॉइन छोड़ के 10 रुपए का नोट ले लोगे, तीसरी बार भी। अब ये थोड़ी होगा उसके लिए 9 रुपए लोगे या 9 रुपए का नोट लोगे, ऐसा नहीं। ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है, और जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं उनके लिए ग्राफ इस तरह का नहीं होता है। उनके लिए ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, इस तरह का ग्राफ आएगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए, ये याद रख लेना। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का। फिर हमने एक और पॉइंट देखा, इंडिफरेंस कर्व किस तरह से होती है, जितनी ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होगी वो प्रेफर होगी क्योंकि वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। फिर कोई भी 2 इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। फिर हमने यहाँ से एक कंसेप्ट शुरू किया बजट लाइन का, बजट कंसेप्ट। वो ये कहता है कि मानो एक हमारे पास 2 कमोडिटी है, मैंने मान लिया था बनाना और मैंगो, X1 और X2, और उनके प्राइजेस हमें पता है। तो अगर वो कंज्यूमर जो है वो अपनी पूरी इनकम कंज्यूम करेगा तो उसको बोलेंगे बजट लाइन P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल्स टू M। तो वो पूरा अपनी बजट लाइन, उसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ जो है वो आता है। ठीक है, और अगर वो अपनी इनकम से कम कंज्यूम करेगा तो P1 X1 प्लस P2 X2 इज लेस देन M। ठीक है, मैंने बजट लाइन आपको इसलिए पढ़ाई और मैंने आपको कुछ चीजें ये भी बताई, अगर पर्सन की इनकम को बढ़ाएंगे तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, मतलब ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर पाएगा। माल ये तो यार बेसिक है ना, अगर आपकी इनकम ज्यादा तो आप ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर पाओगे। और अगर सपोज करो उसकी हम इनकम को कम कर देते हैं तो बजट लाइन जो है आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। फिर हमने देखा कि प्राइस, जिस कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा उसकी बजट लाइन उस तरह से लेफ्टवर्ड चल जाएगी, मतलब वो चीज हम कम कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, कम खरीद पाएंगे। फिर हमने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट या ऑप्टिमम या मोस्ट प्रेफर पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पर बजट लाइन इन डिफरेंस कर्व को टच करती है, टेंजेंट होती है, दैट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट या ऑप्टिमम पॉइंट या मोस्ट प्रेफर पॉइंट। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो यहां पर हमारा कंज्यूमर बिहेवियर वो समझ आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी देख लिया हमने, बजट लाइन भी देख लिया हमने, यूटिलिटी, जिस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते थे, ग्राफ्स हमने सारे कवर कर लिए। ठीक है, कौन सा ग्राफ कन्वेक्स होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, कुछ चीजें पेपर में देख के जाना। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, दैट इज डिमांड एनालिसिस, इसको कवर करेंगे। ठीक है, देखो डिमांड एनालिसिस कहता क्या। सबसे पहले आप डिमांड क्या होती है डिमांड क्या होती है, मान लो कोई कमोडिटी है। ठीक है, मान लो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ही समझ लो, मान लो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और तुम वो खरीदना चाहते हो और तुम उसको अफोर्ड भी कर सकते हो। मान लो तुम्हारे पास 90-100 रुपया है 2 लीटर की बोतल लेने के लिए, तो तुम उसकी डिमांड क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, उसको बोलते हैं डिमांड को क्रिएट करना। डिमांड क्रिएट करने का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ए कंज्यूमर विलिंग टू बाय है,
एक कंज्यूमर जो है वो विल कर रहा है कि वो खरीदना चाहता है, ठीक है, विलिंग टू बाय है, सिर्फ विलिंग टू बाय से कुछ नहीं होता, और एबल टू अफोर्ड भी है, वो उसको अफोर्ड भी कर सकता है, वो खरीद भी कर सकता है। तो उस चीज की डिमांड वो कंज्यूमर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब मानो मैं बोलूं मैंने रूबिकॉन कार लेनी है, ठीक है ना, मेरी ड्रीम कार, मैंने रूबिकॉन लेनी है, मान लो। अब मेरे पास इनकम है नहीं वो, तो मैं उसकी डिमांड कैसे क्रिएट करूँ? वो तो ये केस हो गया ना, ऑनली विलिंग टू बाय बट नॉट एबल टू अफोर्ड, तो उसमें मैं उसको खरीद नहीं सकता, तो उसकी मैं डिमांड क्रिएट नहीं कर रहा। तो ये कंफ्यूजन सबसे पहले क्रिएट आपकी क्लियर होनी चाहिए कि जो डिमांड है, आप किसी चीज की डिमांड तभी क्रिएट करोगे जब आप उसको विलिंग हैं बाय करने के लिए और आप उसको अफोर्ड भी कर सकते हो, तो आप उस चीज की डिमांड क्रिएट करोगे, ठीक है। देखो सबसे बेसिक फंडा, आपको सिंपल एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी किसी चीज का नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में क्या होता है मान लो क्या होता है कि नॉर्मली किसी चीज का प्राइस जो है वो बढ़ता है, ठीक है, मान लो किसी चीज का, मान लो किसी फोन का प्राइस बढ़ा, तो उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड जो है वो कम हो जाएगी मार्केट में, ठीक है, ऑब्वियस है। जैसे मान लो सेल लगती है, सेल में क्या होता है, चीजों का प्राइस कम हो जाता है ना, चीजों का सेल में मतलब जो भी करते हैं वो सेल में दिखाते तो है ना कि चीजों का प्राइस 50% ऑफ, 60% ऑफ, तो चीजों का प्राइस जो है वो कम कर देते हैं। इसकी वजह से देखो सेल में कितने ज्यादा लोग खरीदते हैं, ठीक है, बिग बिलियन डे दिस दैट, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो मतलब नॉर्मली हमारी लाइफ में यही रूल चलता है कि जिस चीज का प्राइस बढ़ता है, इसमें बहुत एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हम देखेंगे, और जिस चीज का प्राइस बढ़ता है उस चीज की डिमांड कम हो जाती है। अगर मैं बाकी चीजों को ध्यान में ना लूं, मान लो मैं यहाँ पे उसकी इनकम की बात नहीं कर रहा, पर्सन की इनकम कितनी है, मान लो उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहा कि वो उस चीज को पसंद भी करता है कि नहीं। अगर मान लो किसी चीज का प्राइस कम हुआ, अगर तुम्हें वो पसंद ही नहीं है तो तुम उसको क्यों खरीदोगे भाई, तुम उसकी डिमांड क्रिएट नहीं करोगे। बट मैं अभी उन चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि अगर नॉर्मली अगर मैं बाकी सब चीजों को छोड़ दूं तो नॉर्मली लॉ में ये कहता है, हमारा यहाँ पे यही लॉ चलता है कंज्यूमर के माइंड से, कि जिस चीज का प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, जिस चीज का प्राइस कम हो जाएगा उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन मैं इसमें बाकी सभी चीजें जो है वो कांस्टेंट रख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीजें मैंने कांस्टेंट रखी। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो वो सिंपली इस तरह से ग्राफ आता है। देखो यहाँ पर अगर मैं प्राइस ले लूं, यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी डिमांडेड ले लूँ, ठीक है, देखो जिस चीज का प्राइस ज्यादा है उसकी डिमांड देखो यहाँ पर कम है, जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा उस चीज की डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ग्राफ आता है, जो हमने पहले भी पढ़ा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, इंडिफरेंस कर्व भी इस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आपका लॉ ऑफ डिमांड यही है। सबसे पहले मैं आपको बताया डिमांड क्या होता है। डिमांड इज बेसिकली a commodity which a person is willing to buy and is able to afford, तो हम उसकी डिमांड क्रिएट करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हमने ये देखी कि अगर हम बाकी चीजों को छोड़ दें, सभी चीजों को कांस्टेंट रखें, तो अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड जो है कम होती है, और अगर किसी चीज का प्राइस कम होता है उसकी डिमांड बढ़ती है। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। और उसकी जो कर्व बनती है दैट इज नोन एज डिमांड कर्व, ठीक है, जो कि कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है, ठीक है। ऑलरेडी हमने ये देखा हुआ है कन्वेक्स टू द ओरिजिन किसको बोलते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये सब मैं तब बोल पा रहा हूं जब मैं बाकी, मान लो मैंने इनकम को क्या रखा हुआ है, फिक्स। मैंने क्या किया हुआ, इनकम को फिक्स रखा हुआ है। अगर एक पर्सन की इनकम बढ़ जाती है तो वो ऑब्वियस है ज्यादा चीजें डिमांड करेगा, बट मैंने यहाँ पर इनकम फिक्स रखी हुई है। मैंने पर्सन की टेस्ट प्रेफरेंस को फिक्स रखा हुआ है, टेस्ट प्रेफरेंस को कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेफरेंस को कांस्टेंट रखा हुआ है, क्योंकि वहां पर अगर मैं उसके टेस्ट के हिसाब से लूं, मान लो एक चीज है जो उसको पसंद ही नहीं है, उसका प्राइस बेशक जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बट वो उसकी डिमांड क्रिएट नहीं करेगा। वो क्यों खरीदेगा उसको, जब वो उसको पसंद ही नहीं है चीज, तो वो उसको नहीं ना खरीदेगा। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी चीज की जो है प्राइस को कम कर दोगे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसका टेस्ट प्रेफरेंस भी उस पर्सन में वो चीज आनी चाहिए ना। थर्ड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब मानो कोई एक रिलेटेड गुड है, रिलेटेड गुड मतलब जो उससे मिलता जुलता गुड है। दो तरह के रिलेटेड गुड होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूटरी, एक होता है कंप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अगर रिलेटेड गुड के प्राइस चेंज होगा तो उससे भी उसके प्राइस को फर्क पड़ेगा। बट हम जब लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, हम इन तीनों चीजों को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये तीनों चीजें चेंज नहीं है, मतलब एक पर्सन की इनकम भी फिक्स है, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी फिक्स है, और उसका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी फिक्स है। उनको हम कंसिडर नहीं करें अगर, तो फिर अगर हम किसी चीज का प्राइस बढ़ाते हैं तो उस चीज की डिमांड जो है कम हो जाती है, और किसी चीज का अगर हम प्राइस जो है कम करते हैं उसकी डिमांड जो है बढ़ जाती है, ठीक है।
अब ये जो इंडिफरेंस कर्व जो सॉरी आपकी क्या डिमांड कर्व है, इसका आपने ग्राफ देखा ना, इसका ग्राफ क्या है, नेगेटिव स्लोप है ना, नेगेटिव स्लोप है ना, ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस आपका कम होता जाए डिमांड बढ़ती जाए तो नेगेटिव स्लोप है, ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसका नेगेटिव स्लोप होना 3 मेन रीजन की वजह से होता है। एक रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला पीछे, और दूसरे किसकी वजह से आपको पेपर में ऐसे पूछ ले, नेगेटिव जो बेसिकली स्लोप होता है किसका, डिमांड कर्व का, किसका, डिमांड कर्व का, वो किसकी वजह से होता है, ठीक है। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, दो और चीजें, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस ना पूरे में लिखवाने वाला कुछ नहीं है, आप इस सेशन को अच्छे से समझो और जाके एनसीईआरटी या तमिलनाडु बोर्ड, एनसीईआरटी की बुक भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, वहां पर जाके आपका चैप्टर है डिमांड वाला, उसमें देख लो, ठीक है। जो आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर, उसमें डिमांड आ जाएगा, उसमें जाके जस्ट इसको पढ़ लेना। हार्डली 15 मिनट में तुम पूरा पढ़ लोगे ये टॉपिक, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रस्ट में, ठीक है। एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा है इनकम इफेक्ट, ठीक है। इनकी वजह से जो है स्लोप जो है डिमांड कर्व का नेगेटिव इफेक्ट है। क्यों 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 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्यों नेगेटिव? देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कर बोलता है, मान लो हमारे पास दो चीजें थी, एक है बनाना, मैं उन्हीं को लेके चल रहा हूँ, एक है मैंगो, ठीक है। दो चीजें, मान लो बनाना आपके सस्ते हो गए, ठीक है। अब बनाना अगर आपके सस्ते हो गए तो आपका पर्सन जो है कंज्यूमर, मैंने आपको पहले ही बताया था, कंज्यूमर जो है वो बड़ा शैतान है। कंज्यूमर क्या करेगा, वो अपनी यूटिलिटी को देखेगा, अपनी उसको यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है। जब बनाना सस्ते होंगे ना तो उसको क्या लगेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा बनाना को कंज्यूम करूँ, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर, हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन, ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगी, तो वो क्या करेगा, बनाना को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये बोलता है जिस चीज का प्राइस कम हो तो उसको उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन डिराइव करने के लिए एक पर्सन उसको ज्यादा कंज्यूम करना शुरू हो जाएगा। तो देखो प्राइस जैसे ही कम हुआ उसकी डिमांड बढ़ गई ना, तो बिल्कुल यही आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या बोलता है, मान लो अगर किसी चीज का प्राइस, ध्यान से सुनो, मान लो अगर आपने किसी चीज का प्राइस कम हो गया, क्या हो गया, प्राइस जो है कम हो गया, किसी चीज का प्राइस कम हो गया, इससे क्या हुआ, इससे प्राइस कम, देखो पहले एक पर्सन को उस प्राइस पे सिर्फ 2 बनाना मिलते थे और 3 मैंगो मिलते थे, ठीक है। अब मान लो इसका प्राइस कम हो गया, किसका, आपका, मान लो बनाना का प्राइस कम हो गया, ध्यान से सुनना। अब उसका प्राइस कम हो गया है तो ऑब्वियस है ना, उसकी इनकम मतलब मानो अब बढ़ गई ना, उसका प्राइस कम हो गया मतलब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, अब वो ज्यादा मैंगो और बनाना ले सकता है क्योंकि उनका प्राइस कम हो गया। मान लो पहले आपके पास 20 रुपए के जो है 1 किलो आलू आते थे, ठीक है। अब आलू जो है 15 रुपए में आ रहे, तो वो 5 रुपए बचा पा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उस 5 रुपए को यूज कर सकता है। ये होता है इनकम इफेक्ट। तो जब प्राइस चीजों का कम हो जाएगा तो इनकम इफेक्ट के अकॉर्डिंग उसके जो बाकी बचते हुए पैसे वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेगा, तो उस चीज की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यह इनकम इफेक्ट भी एक्सप्लेन करता है किसका, लॉ ऑफ डिमांड को, ठीक है। तो ये आप याद रखना, एक तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक इनकम इफेक्ट, दोनों ही लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं। दोनों ये कहते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये कहता है कि अगर मान लो किसी चीज का प्राइस जो है वो कम हुआ है तो अब सब उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेने के लिए वो उस चीज को ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और आपका इनकम इफेक्ट ये कहता है कि जब भी किसी चीज का प्राइस कम होगा तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। मान लो पहले उसको 40 रुपए में 2 किलो आलू मिलते थे, अब वो 2 किलो आलू जो उसको 30 रुपए मिल रहे, तो भाई उसके जो 10 रुपए बच रहे हैं उससे अब वो और चीजें लेगा ना, तो ऑब्वियस है उससे क्या होगी, डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो जब भी चीजों का प्राइस जो है कम होता है तो बढ़ता है, तो इनकम इफेक्ट की वजह से उसकी जो बेसिकली डिमांड है वो कम हो जाती है, और जब चीजों का प्राइस कम होता है तो इनकम इफेक्ट की वजह से उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये आपका बेसिकली यही है आपका डिमांड एनालिसिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने ये 3 चीजें जो है फिक्स रखी हुई हैं, इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस और प्राइस रिलेटिव। अब मैं आपको ये तीनों चीजें समझाऊंगा कि बेसिकली गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड क्या होते हैं, पहले आप समझोगे, फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है, फिर इनकम की वजह से क्या असर होता है, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। बट अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हम जस्ट सिंपली ये देख रहे हैं कि डिमांड क्या होती है। डिमांड बेसिकली होता है कि व्हेन अ पर्सन इज बेसिकली विलिंग टू बाय समथिंग, अगर एक पर्सन कोई चीज खरीदना चाहता है और वो उसको अफोर्ड भी कर सकता है, उसके पास उतने पैसे भी हैं, तो उसकी वो डिमांड क्रिएट करता है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर किसी चीज का मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है तो आप उसकी कम डिमांड करोगे, और अगर किसी चीज का प्राइस कम हो रहा है तो आप उसकी ज्यादा डिमांड करोगे। ये आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है। बट यहाँ पर मैंने 3-4 चीजें जो हैं
वो फिक्स रखी हुई, क्या इनकम को फिक्स रखा है, टेस्ट प्रेफरेंस को, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये मैं आगे समझाऊंगा। फिर मैंने आपको बोला ये जो डिमांड कर्व का ग्राफ जो आपका नेगेटिव स्लोप आया वो किस वजह से होता है। तो नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मेनली दो चीजों की वजह से होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा आपका इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका ये कहता है कि जिस चीज का प्राइस बेसिकली मान लो जैसे बनाना का प्राइस जो है वो कम हुआ तो कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए और ज्यादा बनाना खरीदेगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम इफेक्ट ये कहता है कि मान लो अगर किसी चीज का प्राइस कम हुआ तो उसमें से जो पैसे बचे आप उन बचे हुए पैसों में से और चीजें ले सकते हो, तो वो क्या कहता है आपका इनकम इफेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझेंगे देखो अब हमने क्या समझना है, मैंने जो तीन चीजें फिक्स रखी थी ना, कौन सी, एक तो रिलेटेड गुड्स, दूसरा टेस्ट प्रेफरेंस और तीसरा हमने कौन सा फिक्स रखा था, इनकम। अब हम पहले वो समझेंगे वो तीन चीजें होती क्या है, फिर उनके चेंज होने की वजह से बेसिकली इस इनडिफरेंस कर्व में क्या फर्क पड़ता है वो हमने सीखना है। ठीक है, देखो इनडिफरेंस कर्व को देखो, लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको समझा दिया है, बेसिकली नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, मैंने आपको बना के भी बता दिया, बट हम बेसिकली जो समझने के लिए लॉ ऑफ डिमांड कर्व बनाएंगे वो लीनियर डिमांड कर्व बनाएंगे। कौन सी बनाएंगे, लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व क्या होती है, मान लो ये आपका कुछ नहीं है, आपका ये प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है, और अगर मैं अपना ग्राफ को इस तरह से लीनियर फॉर्म में बना दूं उसको बोलते हैं लीनियर डिमांड कर्व। ठीक है, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मतलब कितना जो है डिमांड चेंज होती है विद द चेंज इन प्राइस, उसको बोलते हैं हम लीनियर डिमांड कर्व। तो मैं इस तरह से बना के तुम्हें समझाने के लिए एक्सप्लेन करूंगा चीजों को। ठीक है, अब देखो लीनियर डिमांड कर्व को कैसे समझेंगे हम, उसके बेसिस पे रिलेटेड गुड का इस पे क्या असर होगा, उसके लिए हमें पहले गुड्स पता होने चाहिए। देखो वी हैव टू टाइप्स ऑफ गुड्स, फर्स्ट वन इज नॉर्मल गुड, ठीक है, एंड सेकंड वन इज इंफीरियर गुड। ध्यान से समझना, ठीक है। नॉर्मल गुड क्या होते हैं, एक ऐसे गुड अगर आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी इनकम के बढ़ने से जिन गुड्स की डिमांड जो है बढ़ जाए, ठीक है, उनको बोलते हैं नॉर्मल गुड। ठीक है, मान लो अगर आपकी इनकम बढ़ी, पहले आपने छोटा फोन रखा था जो कॉलिंग वाला फोन था, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप बड़ा फोन लेना शुरू हो जाओगे, ठीक है, महंगा फोन लेना शुरू हो जाओगे। ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ नॉर्मल गुड। तो जिन गुड्स की आपकी इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ती है, दैट गुड्स आर नोन एज नॉर्मल गुड। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, इंफीरियर गुड क्या होता है, आपकी इनकम बढ़ने से जिन गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाए उनको बोलते हैं इंफीरियर गुड। क्या, इनकम बढ़ने से जिन गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाए उनको क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड। सर ऐसा कौन सा गुड होगा, मान लो हर कोई गुड है, आपकी जब इनकम बढ़ती है तो आप उसकी डिमांड बढ़ाते हो, बट ऐसे भी गुड, देखो मान लो जैसे आपकी इनकम बढ़ी तो पहले आप राशनी स्टोर के चावल खाते थे 25-30 रुपए किलो वाले, ठीक है, अब आपकी इनकम बढ़ी तो आप राशनी स्टोर के चावल ना खा के आप बासमती चावल खाओगे, तो जो राशनी स्टोर के चावल है वो इंफीरियर गुड है, उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी जब आपकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो देखो दो तरह के गुड्स होते हैं, फर्स्ट वन इज नॉर्मल गुड। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको, देखो आपको पता होना चाहिए हम चीजें पढ़ क्यों रहे। मैंने आपको बोला था कि जब मैंने आपको डिमांड कर पढ़ाया तो मैंने कहा मैंने तीन चीजों को फिक्स रखा, इनकम को फिक्स, टेस्ट प्रेफरेंस को, प्राइस रिलेटेड गुड। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये चेंज होंगे तो डिमांड कर्व में क्या फर्क पड़ेगा, बट उसके लिए आपको ये तीन होते क्या है ये तो समझना है पहले। इनकम तो आप पढ़ के आए हो, इनकम क्या होती है, ठीक है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपका बेसिकली गुड्स क्या होते हैं। तो गुड्स दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल गुड, एक होता है इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड वो होते हैं अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो अगर जिन गुड्स की डिमांड बढ़ती है साथ साथ उनको बोलते हैं नॉर्मल गुड, और अगर आपकी इनकम बढ़ने से जिन चीजों की डिमांड कम हो जाते हैं उन गुड्स को बोलते हैं इंफीरियर गुड। मान लो आपके कोर्स सीरियल मान लेते हैं हम, ठीक है, कोर्स सीरियल जैसे आपका बाजरा वगैरह हो गया, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप इसको कम कंज्यूम करते हो, बट बेस्ट एग्जांपल ये है राशनी और बासमती चावल के बीच में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये आपका आ गया नॉर्मल, और आपका कौन सा गुड आ गया, इंफीरियर गुड का कंसेप्ट आ गया। फिर आपको मैंने एक चीज बताया था, रिलेटेड गुड्स। ठीक है, रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब मिलते जुलते, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास कंप्लीमेंट्री गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं वो समझाओ। देखो सब्स्टिट्यूट होता है एक का दूसरा सब्स्टिट्यूट, अल्टरनेट उसका। मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स की सबसे एग्जांपल है टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी जो है आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। और कंप्लीमेंट्री गुड होता है मतलब मान लो एक चाहिए तो उसके साथ दूसरा चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लो एक बेस्ट एग्जांपल, मैं आपको पेन दे देता हूं और उसके साथ में आपको इंक ना दूं तो क्या वो पेन किसी काम का है, बिल्कुल नहीं। तो पेन एंड इंक आर कंप्लीमेंट्री गुड्स, मतलब वो साथ साथ चलेंगे। और सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, अगर आपको एक नहीं मिला, मान लो आपको चाय पीने का मन है, घर पे पत्ती नहीं है तो कॉफी पड़ी हो तो तुम कॉफी पी सकते हो। तो दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड एंड दीज आर द कंप्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब देखेंगे कि इन सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट्री गुड्स का क्या असर होता है हमारी डिमांड कर्व में। डिमांड में क्या असर, देखो मान लो
अब ध्यान से समझना इस चीज को। मान लो मैं टी का प्राइस बढ़ा देता हूँ, ठीक है, टी का प्राइस मार्केट में बढ़ गया, तो ऑब्वियस है टी की जो डिमांड है, किसकी डिमांड, टी की, वो क्या हो जाएगी, कम। जिस चीज का प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी। बट उस टाइम पे क्या होगा, कॉफी की डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉफी सब्स्टिट्यूट है ना। तो अगर आप देखो ना, अगर मार्केट में चाय पत्ती का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड तो कम होगी, बट कुछ तो कंज्यूम करोगे ना। तो चाय पत्ती को छोड़ के तुम क्या कंज्यूम करना शुरू हो जाओगे, कॉफी, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में ये होता है कि जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है, मान लो टी का प्राइस बढ़ रहा है, तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसकी तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है टी की डिमांड कम हो जाएगी, बट उसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस जो है डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। बट कंप्लीमेंट्री में ऐसा नहीं होता। कंप्लीमेंट्री में मान लो आपने पेन का प्राइस बढ़ा दिया, तो पेन की डिमांड जो है आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस चीज का प्राइस बढ़ाओगे उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो इंक की भी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंक तभी काम किया जब वो पेन में है, पेन तभी काम करे जब वो इंक में है, ठीक है। तो मान लो शूज एंड सॉक्स, बेस्ट एग्जांपल। तो मान लो अगर शूज के प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो शूज की डिमांड कम होगी, तो कोई शूज, अगर किसी ने शूज पहने हैं तो कोई सॉक्स खरीद के क्या करेगा, तो ऑटोमेटिकली सॉक्स की भी डिमांड कम हो जाएगी। ये होता है कंप्लीमेंट्री गुड। तो आई होप आपको कंप्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या आपस में लिंक होता है वो आपको समझ आ गया, ठीक है। अब मैंने गुड्स वाला समझा दिया आपको, इनकम वाला आपको क्लियर है। अब मुझे आपको बताना है टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। किसका? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के लिए ये चीज बोलता है, मान लो जो चीज आप प्रेफर करते हो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी, और जो चीज आप प्रेफर नहीं करते हो उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी समर्स हैं, ठीक है, समर्स में वेज सूप ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे, ध्यान से सोचो, कि आइसक्रीम ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो आइसक्रीम प्रेफर करेंगे तो आइसक्रीम की डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस का भी डिमांड कर में फर्क पड़ रहा है ना। कि मान लो अगर समर्स का मौसम चल रहा है तो समर्स में आइसक्रीम ज्यादा कंज्यूम होगी एज कम्पेयर टू वेज सूप, ठीक है, सूप के कंपैरिजन में। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का कंसेप्ट यही कहता है कि मान लो अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो है अगर फेवर ऑफ अ गुड है, उस गुड के फेवर में है, तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी, और अगर उसके अगेंस्ट है तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। दिस इज क्लियर। यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा शिफ्ट इन द डिमांड कर्व और मूवमेंट इन डिमांड कर्व। वो इसी के बेसिस में है, जो हमने समझा उसी के बेसिस में शिफ्ट। जैसे मैंने आपको बजट लाइन बताया था ना, कि अगर इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन राइट तरफ जाएगी, अगर इनकम कम होगी तो बजट लाइन लेफ्ट तरफ जाएगी। अगर प्राइस जो है चीज का बढ़ेगा तो बजट लाइन जो है वो लेफ्ट तरफ जाएगी, उस तरफ से, ठीक है। मैंने आपको चीजें पढ़ाई। अब बेसिकली यहां पर भी हमने डिमांड कर्व देखना है, वो राइट तरफ जा रही है लेफ्ट तरफ, उसको बोलते हैं शिफ्ट। और जब अपने में ही चेंज हो रहा है दैट इज नोन एज मूवमेंट। वो मैंने आपको समझाना, उसके लिए आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये चीजें ये कहती हैं, सबसे पहले मैंने आपको बोला, अगर मैं गुड्स की बात करूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड वो गुड्स होते हैं जिनकी इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़े। मान लो कोई फोन है, कोई भी ऐसी चीज है जो नॉर्मली आप देखते हो, डाटा नॉर्मल गुड, क्योंकि आपकी जब इनकम बढ़ती है आप उस चीज की डिमांड है। बट देयर आर इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड होते हैं वो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। मान लो आप जब इनकम बढ़ती है आप उन चीजों को छोड़ देते हो, तो दैट आर नोन एज इंफीरियर गुड, ठीक है। जैसे कोर्स सीरियल वगैरह हो गया, तो जब इनकम बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम। फिर रिलेटेड गुड्स का मैंने आपको कंसेप्ट ये समझाया कि अगर वो सब्स्टिट्यूट है, मान लो चाय का कॉफी, तो अगर चाय का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि चाय का प्राइस बढ़ेगा, चाय की डिमांड कम होगी, तो क्या लोग पियेंगे, कॉफी पियेंगे। कंप्लीमेंट्री गुड में एग्जांपल मैंने आपको बताई, पेन एंड इंक। मान लो अगर पेन का प्राइस बढ़ गया तो पेन की डिमांड कम होगी, तो ऑटोमेटिकली इंक की भी डिमांड का। अगर पेन ही नहीं बिक रहा है तो इंक लेके क्या करोगे, ठीक है, तो वो भी नहीं बिकेगा, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री गुड का ये कंसेप्ट है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में ये आपने याद रखना कि अगर आप किसी चीज को लेने के फेवर में हो तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और अगर आप फेवर में नहीं हो तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी में डिमांड कर में, शिफ्ट इन डिमांड कर। यहां से पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं, किसमें? शिफ्ट इन डिमांड कर। आपको पेपर में ये बोलेगा अगर चाय का प्राइस बढ़ गया तो मान लो डिमांड कर कौन सी तरफ शिफ्ट होगी, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आपको समझना है, ठीक है। तो देखो बेसिकली शिफ्ट डिमांड कर्व में क्यों आते हैं। शिफ्ट का मतलब क्या है, मान लो ये आपकी डिमांड कर्व थी ना, इस डिमांड कर्व का राइट तरफ चल जाना या लेफ्ट तरफ चल जाना, ये होता है शिफ्ट। और एक चीज होती है मूवमेंट, वो अभी बताऊंगा आगे जाके। मूवमेंट क्या होता है, इसी डिमांड कर्व में, इसी कर्व में आगे पीछे नहीं जा रहा है, लेफ्ट राइट, इसी कर्व में ऊपर जाना या नीचे जाना, इसको बोलते हैं मूवमेंट। इस चीज को क्या बोलते हैं, मूवमेंट। और इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट। तो बेसिकली मैं पहले समझा रहा हूं आपको, शिफ्ट होना है डिमांड कर्व में। अब डिमांड कर्व में शिफ्ट होता क्यों है, पहले ये समझो डिमांड कर्व में शिफ्ट क्या होता है। जो मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई ना, जिनको मैंने कांस्टेंट रखा था, क्या? एक रिलेटेड गुड्स,
दूसरा मैंने आपको कांस्टेंट रखा था इनकम को, और तीसरा मैंने कांस्टेंट रखा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस को। अब अगर ये चेंज होंगे तो इनकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो चेंज हो जाएगी। तो मैं एक एक को चेंज करके बताऊंगा किस तरफ शिफ्ट जाता है। यहाँ से पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहले मैं किसको चेंज करता हूँ, इनकम को चेंज करता हूँ। कि मानो इनकम चेंज होती है, किसी पर्सन की इनकम चेंज हो तो उससे डिमांड कर्व में क्या होता है। इन दोनों को मैंने अभी फिलहाल कांस्टेंट रखा हुआ है, रिलेटेड गुड और टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, इनकम को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो अगर किसी, देखो ध्यान से सुनो, अगर किसी की इनकम बढ़ रही है, अगर किसी की इनकम बढ़ रही है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अगर किसी चीज़ की इनकम बढ़ रही है, आपकी डिमांड कर रहे हैं, ये आपकी प्राइस है, ये डिमांड है, ये आपकी बेसिकली डिमांड कर रहा है। अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेगा। तो इसकी वजह से जो आपकी कर्व है वो कौन सी तरफ शिफ्ट करती है, राइट तरफ शिफ्ट करती है, ठीक है। और अगर सपोज करो आपकी इनकम, ये कौन सा है, इनकम बढ़ना। तो अगर सपोज करो आपकी इनकम जो है वो कम हो रही है, तो अगर आपकी इनकम जो है वो कम हो रही है तो आपकी जो डिमांड कर्व है वो कैसे शिफ्ट करती है, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है। कौन सी तरफ, लेफ्टवर्ड। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर राइटवर्ड शिफ्ट कर रही थी, यहाँ पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर। तो पहला पॉइंट, अगर हम इनकम को चेंज करेंगे, अगर इनकम बढ़ेगी तो आपकी जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है राइटवर्ड, ठीक है। नॉर्मल गुड्स के केस में समझा रहा हूँ, किसके केस में समझा रहा हूँ, नॉर्मल गुड्स के केस में, ठीक है। अगर इनकम कम होगी तो वो लेफ्टवर्ड। क्यों, क्योंकि जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, मैंने आपको यही समझाया ना, ये नॉर्मल गुड का केस है, ये पहले याद होगा। ये सब मैं नॉर्मल गुड में समझा रहा हूँ कि देखो नॉर्मल गुड का केस ही यही कहता है ना। नॉर्मल गुड जब मैंने आपको समझाया था, नॉर्मल गुड में मान लो आपका कोई मोबाइल फोन है, कोई भी आपका मान लो रेफ्रिजरेटर, ये सब नॉर्मल गुड्स हैं। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की ज्यादा ज्यादा आप डिमांड करोगे। मान लो आपकी कार एक नॉर्मल गुड है, तो आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप कार खरीदोगे ना। तो इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। बट अगर मैं इंफीरियर गुड की बात करूं, उसमें क्या होता है, उसमें मैंने आपको बोलता है इंफीरियर गुड के केस में जब आपकी इनकम बढ़ती है तो उस चीज़ की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो इस इंफीरियर गुड वाले केस में अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी जो इंडिफरेंस, ये सॉरी, आपकी जो डिमांड कर रहा है कौन सी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर कर लेना। तो सबसे पहला हमने देखा कि इनकम की वजह से डिमांड कर्व में क्या फर्क पड़ता है। अगर नॉर्मल गुड का केस होगा, इनकम बढ़ने से डिमांड कर्व जो है राइट तरफ जाएगी और इनकम कम होने से डिमांड कर्व लेफ्ट तरफ जाएगी। अगर इंफीरियर गुड है तो इनकम बढ़ने से डिमांड कर्व लेफ्ट तरफ जाएगी। तो ये अगर इनकम बढ़ेगी तो लेफ्ट तरफ जाएगी और इनकम कम होगी तो डिमांड कर्व जो है राइट तरफ जाएगी। ये कौन से केस में होता है, इंफीरियर गुड। तो पहले मैंने बेसिकली आपको इनकम वाला समझा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं बेसिकली अगर बेसिकली हम चलते हैं कौन से सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट्री गुड्स से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, उस वो देख लेता है गुड्स वाला, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इनकम को, तीन चीजें थी ना, अब मैंने इनकम को फिक्स कर दिया। पहली चीज इनकम को फिक्स कर दिया, फिर टेस्ट प्रेफरेंस को मैंने फिक्स कर दिया, उसको मैंने कांस्टेंट ले लिया। मैं सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चेंज कर रहा हूँ रिलेटेड गुड्स। किस में चेन ला रहा हूँ, रिलेटेड गुड्स में चेन ला रहा हूँ। और रिलेटेड गुड्स में चेन ला के मैं देखूंगा कि बेसिकली हमारी डिमांड कर्व में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम रिलेटेड गुड में चेंज करें, मान लो पहले रिलेटेड गुड दो तरह के, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड है और एक हमारा कंप्लीमेंट्री गुड है। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट गुड की बात करूं, अगर मान लो मैं सब्स्टिट्यूट, ध्यान से सुनना, अगर मैं सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ा देता हूं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ा, देखो मान लो मेरे पास 2 टी है और कॉफी है। तो मेरा जो बेसिकली डिमांड कर्व है वो किसकी है, वो टी की है। मान लो वो किसकी है, डिमांड, ये टी की डिमांड कर्व है। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी। अगर मैं कॉफी का प्राइस बढ़ा दूं तो आपको पता है कि मैं कॉफी का प्राइस बढ़ाऊंगा तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, बट किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये शिफ्ट कौन सी तरफ होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। कौन सी तरफ शिफ्ट होगा, राइट वर्ड। मतलब अगर आप सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ाते हो तो आपका जो मेन गुड है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम कर देते हो, मान लो मैं कॉफी का प्राइस कम कर देता हूं, तो भाई आप लोग कॉफी खरीदना शुरू हो जाएंगे, तो फिर चाय कोई नहीं ना खरीदेगा, तो चाय का जो डिमांड कर रहा है वो लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड में आपने ये याद रखना है कि जब आप सब्स्टिट्यूट गुड का जब आप प्राइस को बढ़ा देते हो, किसको बढ़ा देते हो, प्राइस को बढ़ा देते हो, तो आपका जो मेन गुड है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि मेन गुड की, तब देखो आपने सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस, मान लो आपने कॉफी का प्राइस बढ़ा दिया तो कॉफी की डिमांड कम होगी ना, तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, मेन गुड की, मतलब टी की डिमांड बढ़ेगी। तो मेन गुड की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। इसकी वजह से कौन सी तरफ शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। और अगर आपने सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस को कम कर दिया तो आपके मेन गुड की डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि
जब आपने सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस कम कर दिया तो सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपकी मेन गुड की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से आपका शिफ्ट जो है वो लेफ्ट तरफ हो जाता है। तो ये आपने याद रखना, डिमांड कर्व में शिफ्ट सब्स्टिट्यूट गुड की किस वजह से होता है। अगर मैं कंप्लीमेंट्री गुड की बात करूं, एक बार सारा रिवाइज करवा दूंगा, डोंट वरी, ये सारी बात। एक कंप्लीमेंट्री गुड की बात करूं, देखो कंप्लीमेंट्री गुड, आप देखो मान लो आपका कंप्लीमेंट्री गुड है, मान लो आपका पेन एंड इंक है, ठीक है। तो अगर मैं पेन का ग्राफ बना रहा हूँ, ये पेन का प्राइस और ये पेन का क्वांटिटी डिमांड है, इसका इस तरह से डिमांड करवाएगी। तो अगर पेन और बेसिकली मैं इंक की बात करूं, तो अगर इंक का मैं प्राइस बढ़ा देता हूं, इंक की डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर इंक की डिमांड कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली किसकी डिमांड कम हो जाएगी, आपके पेन की डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कंप्लीमेंट्री गुड का प्राइस जो है हम बढ़ाते हैं तो आपकी जो बेसिकली डिमांड कर रहा है वो कौन सी तरफ शिफ्ट होती है, वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है। कौन सी तरफ शिफ्ट होती है, लेफ्ट वर्ड। क्यों, देखो कंप्लीमेंट्री मतलब एक जैसा चलना, कंप्लीमेंट्री मतलब एक जैसा। अगर देखो आपकी लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड कम होगी, तो कंप्लीमेंट्री होता है एक जैसा, मतलब दोनों एट ए टाइम आपको चाहिए। तो अगर मैं मान लो पेन का प्राइस बढ़ा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली इंक की भी डिमांड कम हो जाएगी। पेन का प्राइस बढ़ाने से पेन की डिमांड तो कम होगी, साथ में इंक की डिमांड भी कम होगी। तो मैं यहाँ पर पेन का प्राइस बढ़ा रहा हूँ ना, तो इंक की डिमांड जो है कम हो जाएगी, इसलिए आपका जो बेसिकली डिमांड कर्व लेफ्ट तरफ शिफ्ट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं मान लो पेन का प्राइस जो है कम कर देता हूँ तो पेन की डिमांड बढ़ेगी, तो पेन की डिमांड बढ़ेगी तो इंक की डिमांड भी बढ़ेगी, तो उसका जो आपका जो है वो डिमांड कर्व राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, तुम्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा लास्ट जो था, अब मैं आपको इनकम को भी फिक्स कर देता हूँ और मैं किसको फिक्स कर देता हूँ, इनकम को फिक्स कर देता हूँ, गुड्स को भी फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। अब तीसरी चीज आपकी क्या बची, तीसरी चीज आपकी बची टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मैं आपको सिंपली बता चुका हूँ। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का सिंपल रूल ये कहता है कि अगर सपोज करो अगर फेवर ऑफ अ गुड है, ठीक है, ये आपकी डिमांड का, अगर डिमांड जो है फेवर में है किसी गुड के तो वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। और अगर उसके फेवर में नहीं है तो वो कहां पर जाएगा, लेफ्ट वर्ड जाएगा। मान लो जैसे गर्मियों में आइसक्रीम के फेवर में चीजें हैं तो आइसक्रीम की डिमांड बढ़ेगी, तो समर्स में आइसक्रीम का डिमांड बढ़ेगी तो आपकी जो कर्व है डिमांड कर्व राइट तरफ शिफ्ट होगी। और सर्दियों की बात करूं तो वही आइसक्रीम जो है वो उसके फेवर में नहीं है लोग, तो उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी, तो आपकी जो कर्व है वो लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये बेसिकली शिफ्ट इन द डिमांड कर्व होता है, ठीक है। सर जो ये आपने ये पढ़ाया ना, ये शिफ्ट वाला केस, ये हमें समझ नहीं आया, ये एक बार वापस रिवाइज करा। तो मैं आपको वापस करा, देखो मैंने आपको ये बोला था लॉ ऑफ डिमांड आपका सिंपली ये कहता है, डिमांड का भी ये कहती है कि जिस चीज का प्राइस बढ़ेगा उस चीज की डिमांड कम होगी, ये तुम्हें क्लियर है। बट हम कुछ चीजें यहाँ पर कांस्टेंट लेके चलते हैं। क्या, इनकम को कांस्टेंट लेके चलते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, और हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस को कांस्टेंट लेके चलते हैं। बट अगर वो चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर जो आपका है आपकी जो डिमांड कर रहा है वो शिफ्ट हो जाती है। अब हर केस में अलग अलग शिफ्ट होते हैं और वो तुम्हें समझना है किस केस में कैसे शिफ्ट होते हैं। पहले हमने देखा गुड्स कौन से होते हैं, देयर आर नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर। नॉर्मल गुड, अगर आपकी इनकम बढ़े तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ती है, कोई भी नॉर्मल। इंफीरियर गुड वो गुड होता है जिस गुड की इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाए। मान लो राशनी चावल आपकी इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाएगी, आप बासमती ढूंढोगे, ठीक है। फिर हमने देखा देयर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं, मान लो ए गुड आपको नहीं मिलेगा या महंगा हो जाएगा तो आप उसका सब्स्टिट्यूट दूसरा ले लोगे, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे मान लो आपका शू और शू लेसिस साथ साथ चलेंगे, अगर आपके शू बिक रहे हैं तो शू लेसिस भी बिकेंगे, अगर शू बिक रहे हैं तो शू लेसिस भी नहीं बिकेंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली साथ साथ है, डायरेक्ट होना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा हमने देख लिया, ये हमने समझ लिया। अब हमने देखना है सबका असर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अगर इनकम का असर देखना चाहता हूँ, क्या है डिमांड कर्व में किस तरह से शिफ्ट आता है, तो आपने क्या करना है, बाकी दो चीजों को कांस्टेंट मान लें, रिलेटेड गुड्स को भी कांस्टेंट मान लो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को भी कांस्टेंट मान लो। तो अब आप इनकम को चेंज करोगे और देखोगे क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं इनकम को बढ़ाऊंगा भाई, तो इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड के केस में ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी, तो आपकी डिमांड कर्व राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और अगर इनकम आपकी कम हो जाएगी तो नॉर्मल गुड के केस में आपकी जो डिमांड कर्व लेफ्ट ओवर शिफ्ट हो जाएगी। बट ऐसा इंफीरियर गुड में नहीं होता है। इंफीरियर गुड में इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, तो आपकी इंफीरियर गुड के केस में आपके इनकम बढ़ने से डिमांड कर्व जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे रिलेटेड गुड के चेंज होने से क्या होता है। तो उसके लिए हमें इनकम और टेस्ट एंड प्रेफरेंस को कांस्टेंट रखना है। अगर तो ध्यान से समझना, अगर तो सब्स्टिट्यूट गुड है, मान लो अगर सब्स्टिट्यूट गुड वाला केस है, मान लो मेरी डिमांड कर्व टी की है और मैं अगर कॉफी के प्राइस को बढ़ा देता हूं, तो कॉफी के प्राइस बढ़ाने से कॉफी की डिमांड तो कम हो जाएगी बट टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस को बढ़ाते हो तो आपका मेन गुड की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा।
और अगर आप सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस को कम कर देते हो तो आपकी जो मेन गुड है उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। बट कंप्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा नहीं चलता। कंप्लीमेंट्री गुड में अगर आपने कंप्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ाया तो जैसे कंप्लीमेंट्री गुड की डिमांड कम होगी तो मेन गुड की भी डिमांड कम हो जाएगी। तो कंप्लीमेंट्री गुड में क्या होता है, अगर आप कंप्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ाते हो तो आपका मेन गुड का डिमांड जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और आपकी जो कर्व है वो लेफ्ट वर्ड, आपने सिंपली, आप कंफ्यूज इसी में हो गए और किसी में नहीं हो गए, तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो सब्स्टिट्यूट गुड है ना उसमें क्या होगा, आप अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ाते हो तो आपकी मेन गुड की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मेन गुड की डिमांड बढ़ रही है तो शिफ्ट कौन सी तरफ होगा, राइट तरफ। ऑन द अदर हैंड मैं अगर कंप्लीमेंट्री गुड की बात करूं, अगर कंप्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ता है, किसका, कंप्लीमेंट्री गुड का, अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा इसकी डिमांड कम होगी तो मेन गुड की भी डिमांड कम हो जाएगी। तो आपका शिफ्ट जो है, मेन गुड की डिमांड कम हो जाएगी, आपका शिफ्ट कौन सी तरफ होगा, लेफ्ट तरफ होगा। बस ये दो चीजें याद कर लो, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। मान लो अगर मैंने कंप्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ाया तो मेन गुड की भी डिमांड कम हो जाएगी, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैंने सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ाया तो मेन गुड की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बस ये आपको क्लियर करना है। फिर हमने देखा, अगर मैं बाकी चीजों को फिक्स करूं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को रखता हूं, तो जिस चीज के फेवर में चीजें हैं उसकी डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट होगी क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जिसके फेवर में चीजें नहीं है डिमांड का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, उसमें जो है डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर भी तुम्हें कोई, जैसे मान लो सर्दियों में आइसक्रीम के फेवर में चीजें नहीं है तो उसकी डिमांड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, कर्व, ठीक है। और गर्मियों में फेवर में है तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमने शिफ्ट समझ लिया। फिर मैंने आपको बताया एक चीज होती है मूवमेंट। देखो डिमांड कर्व में मूवमेंट भी होती है। मूवमेंट क्या होती है, देखो मूवमेंट वही है। मूवमेंट क्या होती है, मान लो आपकी ये डिमांड कर्व थी ना, मान लो ये आपकी डिमांड कर्व है, ठीक है। ये आपका मैं प्राइस ले लेता हूँ, ये आपका क्वांटिटी डिमांड, ये आपकी डिमांड कर्व है। अगर मैं क्या करता हूँ, बाकी सब चीजें फिक्स कर देता हूँ। अगर एक ही गुड के देख रहा हूँ कि उसकी प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या है, तो मान लो अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड, ध्यान सुनो, जिस चीज का प्राइस बढ़ेगा, मान लो प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी, तो आपकी ये इस तरफ मूव करेगी, आपकी जो डिमांड कर रहा है ऊपर वाली तरफ मूव करेगी। और अगर मान लो उस चीज का प्राइस कम हो रहा है, उस चीज का प्राइस कम हो रहा है तो उस चीज की डिमांड जो है बढ़ जाएगी, तो डिमांड का जो है नीचे वाली तरफ जो है वो मूव करती है। बस आपने इतना याद रखना, ठीक है। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो मूवमेंट जो है अपर साइड पे होगी, और अगर किसी चीज का प्राइस कम होगा तो मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड साइड में होगी। यही आपका मूवमेंट जो है वो कहता है। तो मूवमेंट और शिफ्ट में यही फर्क है। शिफ्ट जो होता है वो बाकी चीजों की वजह से क्या असर है वो हम शिफ्ट में देखते हैं, और मूवमेंट हम किसकी वजह से देखते हैं, मूवमेंट हम देखते हैं कि उसी चीज के प्राइस की वजह से क्या फर्क आ रहा है डिमांड का। मान लो अगर चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम होगी ना, तो इसका मतलब ये ऊपर ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्राइस है ना, इस तरह प्राइस है तो ऊपर ऊपर जा रहे हैं, प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी तो इधर इधर आ रहा है, तो डिमांड इसकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आंदा अगर मैं प्राइस को कम करता जा रहा हूँ तो ये इस तरफ जाता जा रहा है, तो मतलब डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है। तो मूवमेंट किस तरह से होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो मूवमेंट ऊपर वाली तरफ होगी, और अगर प्राइस घटेगा तो मूवमेंट नीचे वाली तरफ होगी, डिमांड की तरफ, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी उस चीज की। और शिफ्ट भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट क्या सिर्फ यही चीजें हैं जो डिमांड कर्व में चेंज लाती, नहीं, कुछ और चीजें भी हैं जो भी मैं आपको बता दूं जिसकी वजह से डिमांड जो है चेंज। एक होता है एक्सपेक्टेशंस। मान लो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा, जैसे ध्यान से सुनना, जैसे मान लो अभी हुआ एलपीजी सिलेंडर्स की बात, ठीक है। जैसे एलपीजी की शॉर्टेज, ऐसे बात चलने लगी, एलपीजी की शॉर्टेज हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन ये थी कि फ्यूचर में एलपीजी की शॉर्टेज हो जाएगी, तो देखो कितनी ज्यादा लाइन लगी ना लाइन। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगेगा ना जिस चीज की फ्यूचर में शॉर्टेज हो जाएगी, आप उसकी ज्यादा डिमांड उस टाइम पे करना शुरू हो जाओगे, ठीक है। तभी गवर्नमेंट बार बार बोलती है देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स। आप ऐसे मतलब क्यू में मत खड़े रहो इतनी देर, एलपीजी हमारे पास जो है अच्छी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि किसी चीज में फ्यूचर में शॉर्टेज हो जाएगी तो उस चीज की डिमांड जो है प्रेजेंट में बढ़ जाती है। तो ये याद कर लेना, इफ यू एक्सपेक्ट, अगर पेपर में आ जाए कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शॉर्टेज है किसी मटेरियल की फ्यूचर में, तो क्या उसका क्या फर्क पड़ेगा डिमांड कर, क्या उसकी डिमांड कर्व इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कौन सा, तो उसकी डिमांड कर्व इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी चीज की फ्यूचर में शॉर्टेज होगी तो उसकी डिमांड आज बढ़ जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेशन से भी, मतलब ऐसे लिख लेता हूं, आप याद रखोगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो शॉर्टेज इन फ्यूचर, किसी चीज की जो है फ्यूचर में शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा,
उस चीज़ की प्रेजेंट जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये याद करें, ठीक है। और भी कुछ चीज़ों का असर, मेन जिन चीज़ों का असर है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ों का क्या असर वो देख ले। जैसे 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 पॉपुलेशन साइज बढ़ता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उसकी वजह जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन डिमांड। ये तो मतलब बेसिक चीज़ है, ये भी आपको पता होगी, ठीक है। और दूसरी तरह एक सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार ना जैसे यूपीएससी के प्रीलिम्स में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हो, तो यहाँ भी क्या पता डाल दे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम किस तरह से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, अगर लोगों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, मतलब मेरे पास जितनी इनकम है आप सबके पास, हर एक बंदे का इक्वली इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, वहां पर हमेशा डिमांड ज्यादा होती है, मोर डिमांड होती है। क्यों? क्योंकि यार अगर मेरे पास भी सेम इनकम है, आपके पास सेम, तो हम सब डिमांड करेंगे। अगर इकलौता मेरे पास ही सिर्फ पैसा है तो भाई मैं कितनी एक चीज की डिमांड कर लूँ, मैं तो कम ही डिमांड करूंगा। तो मतलब बेसिकली अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम की तो ज्यादा डिमांड होती है चीजों की, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड जो है वो कम होती है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। देखो आपका मेन डिमांड कर्व में यही था जो पढ़ लिया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से कई बार प्रीलिम्स हो गया, जेकेएस हो गया, ठीक है, उन पेपरों में क्वेश्चन है, और आपका जो जेकेएस भी आजकल इसी ट्रेंड पे चल रहा है तो आप उसको देखें, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कितना आप प्राइस में चेंज करो उससे डिमांड में कितना फर्क पड़ता है। मान लो जितना प्राइस चेंज करो एज इट इज उतना ही फर्क पड़ता है डिमांड में, वो हम देखेंगे। तो ये भी आज कवर करेंगे। अभी तो 1 ही घंटा हुआ पढ़ाते हुए, तो अभी इसको भी कवर करेंगे ताकि डिमांड एनालिसिस आपका कंप्लीट हो जाए। इसके साथ हमारे अब मुझे लगता है हार्डली 2 या 3 टॉपिक्स बचे हैं जिनके हमने मैराथन सेशन लेने हैं, और एक आपका पेपर से पहले करंट अफेयर्स का मैराथन सेशन लेना है, ठीक है। एक बार ये सारा रिवाइज करते हैं, उसके बाद इसको देखें। देखो हमने ये पढ़ा, हम बेसिकली डिमांड कर देख रहे थे। डिमांड एनालिसिस ये कहता है कि जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। फिर हमने देखा कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं उसका बाकियों का इफेक्ट देखूं, मान लो अगर मैंने देखा डिमांड कर्व में शिफ्ट देखने के लिए मैंने क्या किया, पहले इनकम को चेंज किया। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कर्व राइट वर्ड जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड जाएगी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, बट इंफीरियर गुड में उल्टा हो जाता है, ठीक है। फिर सेकंड हमने देखा सब्स्टिट्यूट और आपका कंप्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड की अगर मान लो सब्स्टिट्यूट गुड का अगर आपका प्राइस बढ़ा देते हो तो आपका मेन गुड जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपकी डिमांड में जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी तो आपकी डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट होगी, डिमांड कम होगी तो राइट उसकी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी। बट कंप्लीमेंट्री गुड का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो आपकी डिमांड का जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, कंप्लीमेंट्री गुड के प्राइस बढ़ने से आपके मेन गुड की भी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हमने ये देखा कि जो चीज आप प्रेफर करोगे, जिसके चीजों के फेवर में चीजें होंगी, उस केस में डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, अगर फेवर में चीजें नहीं है तो डिमांड का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी। फिर हमने देखा मूवमेंट इन डिमांड का। तो अगर सपोज करो चीजों का प्राइस सेम चीज का जिसका बेसिकली आप देख रहे हो बाकी चीजों को कांस्टेंट रखा है, अगर चीज का प्राइस बढ़ेगा तो आपकी मूवमेंट अपर साइड होगी, और अगर आप चीजों का प्राइस कम होगा तो आपकी मूवमेंट डाउनवर्ड साइड होगी। दिस इज क्लियर। अब यहां तक तो इंपॉर्टेंट चीज था। फिर मैंने आपको देखा एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी फर्क पड़ता है। फिर हमने देखा मान लो किसी चीज अगर आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप उस चीज की बेसिकली शॉर्टेज हो जाएगी कि फ्यूचर में, तो आप उसकी डिमांड प्रेजेंट में ज्यादा कर दोगे। अगर पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो डिमांड ज्यादा होगी। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपकी इनकम तो उस केस में डिमांड ज्यादा होगी, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड कम होगी, ठीक है। अब हमने बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जहां से पेपर में क्वेश्चन भी आता है, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या आता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो अभी तक मैं आपको ये सेशन पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको पढ़ाना मेरा पसंद आता है और समझ आती है चीज़ों की, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर सकते हो ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे हेल्प ले सकें, जिसके लिए मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। बाकी जो फाइनेंस अकाउंट सेशन के बच्चे हैं तो आपकी सिर्फ इकोनॉमिक्स से मैराथन सेशन नहीं आ रहे, आपके अकाउंटेंसी के भी 2 मैराथन सेशन, जिसमें हम पूरा 5-5, 6-6 टॉपिक्स एक ही मैराथन सेशन में रिवाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल एनसीईआरटी तमिलनाडु बोर्ड के हिसाब से जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें वो कवर करें। इससे पहले मैं जनरल साइंस भी आपको कंप्लीट करवा दिया मैराथन से, तो आप वो जाके सब यूट्यूब में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनमें जाके उनको एक्सेस कर सकते हो और वहां से पढ़ सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो बच्चे हैं जो अब इसके बाद इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मान लो एक किस्म का एग्जाम ओरिएंटेड मॉक देना चाहते हैं जिस तरह से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आपने गूगल में जाना है, कुछ नहीं करना, गूगल में लिखना है, प्ले स्टोर में नहीं, गूगल में जाके सिंपली लिखना है awakeningclasses.in, तो हमारी आपको वेबसाइट वहां पर मिल जाएगी। वहां पर आप जाके सेक्शनल फुल एंड मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो देखो वहां पर सेक्शनल टेस्ट ऑलमोस्ट सारे अपलोडेड हैं, हर एक टॉपिक में मैंने 2-2 सेक्शनल टेस्ट डाले। स्टैट्स का एक डालना है और जीके का दूसरा डालना है, वो भी आज मोस्ट प्रोबेबली मैं जीके का अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, तो आप जाकर वहां पर टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है।
बाकी अब स्टार्ट करते हैं वापस। देखो इतना मुश्किल है नहीं वैसे ये आपकी जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक, बट ये कि ये समझ आना चाहिए, इसमें रट्टे वाला कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गया, स्टैट्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, चीज़ें समझने वाली हैं, ठीक है। अगर आप समझोगे तो हो जाएगा। अब वो वाला टाइम नहीं कि आप मान लो कोई टॉपिक रट के गए और आप एक्सपेक्ट करो कि पेपर में वो क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, वैसे नहीं होने वाला। तो आप चीज़ों को समझने में ज़्यादा टाइम लगाया करो, ना कि चीज़ों की क्रैमिंग में। और इस जो मैं मैराथन सेशन पढ़ा रहा हूँ इसको सब्स्टिट्यूट करो एनसीईआरटी या तमिलनाडु बोर्ड के साथ। आपको कुछ भी क्यों वो इसलिए वो सोर्स बताता हूँ क्योंकि वो सोर्स गूगल में फ्रीली अवेलेबल। और अब आप ये बोलोगे कि सर अब पेपर तक हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम कैसे पढ़ें? भाई जब आपने सेशन सुन लिया ना, इट हार्डली टेक्स 15 मिनट। जितना मैं मैराथन सेशन लेता हूँ 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे उसका एनसीईआरटी में रिवाइज करने में। तो आपको 15 मिनट नहीं निकाल सकते क्या? एक बार दिमाग में फिट होगी चीज़ें ना तो पेपर तक भूलेंगी नहीं। इकोनॉमिक्स जैसे मैंने खुद एक बार ही पढ़ी थी लाइफ में अच्छे से, तो अभी तक चल ही रही है ना, आपको पढ़ा ही रहा हूँ ना, तो आप भी एक बार अच्छे से समझ ले, तसल्ली से इसको पढ़ लोगे ना कहीं से तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहीं से भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है। देखो आपने ये तो समझ गया कि आपको इतनी समझ आ गई कि किसी भी चीज़ की डिमांड जो है वो अपोजिट साइड में चलती है प्राइस के, मतलब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड आपकी बढ़ेगी, ठीक है। बट चेंज हमेशा सेम नहीं होता है। मान लो किसी चीज़ का प्राइस मैंने 40% बढ़ाया, किसी चीज़ का प्राइस मैंने 40% बढ़ा दिया, तो क्या उसकी डिमांड भी 40% कम हो जाएगी? ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली इलास्टिसिटी में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम ये चेक करते हैं कि मैंने प्राइस को कितने परसेंट चेंज किया, उसकी वजह से डिमांड में कितने परसेंट चेंज आया, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या कितने कोई चीज़ रिस्पॉन्सिविटी भी कहते हैं, कितनी कोई चीज़ रिस्पॉन्स मतलब डिमांड किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है टू द चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने से बेसिकली डिमांड कितनी चीज की चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं हम बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का तरीका है, ईडी के साथ डिनोट करते हैं कि आपका परसेंटेज में कितना चेंज हुआ बेसिकली डिमांड में, किसी चीज़ की डिमांड में, किसी गुड की डिमांड में कितना चेंज हुआ बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब आपने उस चीज़ के प्राइस को चेंज किया, उसकी वजह से डिमांड में कितने परसेंट चेंज हुआ, वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। 100% चेंज हुआ मतलब कोई चेंज नहीं हुआ प्राइस के चेंज करने से, कम चेंज हुआ, ज़्यादा चेंज हुआ, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी से डिनोट करते हैं। पहले आपने परसेंटेज चेंज निकालना है डिमांड में, फिर परसेंटेज चेंज निकालना है प्राइस में, उन दोनों को डिवाइड कर देना तो वो आपका आ जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब कैसे, एक सिंपल सा मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ फिर इसके थ्रू हम समझेंगे। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कोई एक चीज़ है, उसका ओल्ड प्राइस, पुराना प्राइस जो है P1 मान लेते हैं वो था 5, अब न्यू प्राइस उसका जो है P2 वो कितना चला गया 7, ठीक है। और पहले उसकी ओल्ड जो क्वांटिटी डिमांड थी Q1, ठीक है, ओल्ड वाली जो डिमांड थी P1 प्राइस पे, मतलब 5 रुपये प्राइस में उस चीज़ की डिमांड थी 15, और जब आपका न्यू प्राइस जो है P2 7 हुआ 5 से, तो उसकी डिमांड जो है वो चेंज होकर कितनी होगी 12, ठीक है। अब प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कितनी होगी 12 होगी, ठीक है। अब आपने बताना है यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी निकाल, अगर ऐसा नुमारेगा तो कैसे, तो मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है, परसेंटेज चेंज निकालना है किसमें, डिमांड में, उसको डिवाइड कर देना परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मैं पहले परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकाल रहा हूँ। तो चेंज कैसे निकालोगे, तो मतलब आप क्या करोगे, Q2 माइनस Q1 जो चेंज हुआ उसको पहले माइनस करोगे, डिवाइड बाय ओरिजिनल रखते हैं तो ओरिजिनल क्या है Q1 इंटू 100, तो परसेंटेज में निकाल तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका Q2 कितना है 12 माइनस 15 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना है 15 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 12 में से 15 गए तो -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, इसको सॉल्व कर दो ना, 3 1 3 3 5 15 और 5 20 100, तो ये आ गया -20%। मतलब माइनस मतलब कम हुआ, आपके प्राइस बढ़ने से डिमांड 20% कम हुई, तो ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड इन परसेंटेज निकल गया। इसी तरह आपका क्वांटिटी आप निकालोगे चेंज इन किसमें, परसेंटेज चेंज इन निकालोगे प्राइस, तो आपका न्यू प्राइस कितना है, न्यू प्राइस है 7, ओरिजिनल प्राइस आपका कितना था 5, तो 7 में से 5 को माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस आपका कितना है 5 इंटू 100%, क्योंकि आप परसेंटेज में निकाल रहे हो, 7 में से 5 के 2 बाय 5 इंटू 100%, तो 5 20 का 100 हो गया और 22 सा 40, तो मतलब 40%। अगर आपने
40% प्राइस को इंक्रीज किया तो आपकी डिमांड कितनी चेंज हो रही है? 20%। तो जितना प्राइस चेंज किया उतनी डिमांड आपकी चेंज नहीं हो रही। तो अगर मैं इसकी प्राइस इलास्टिसिटी निकालूंगा ना, तो प्राइस इलास्टिसिटी बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी क्या होगी? ईडी, वो मैंने आपको बताया परसेंटेज चेंज इन डिमांड, वो कितना है? -20। उसको डिवाइड कर दो क्या? परसेंटेज चेंज इन प्राइस मतलब 40। तो -20/40 क्या हो जाएगा? 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5। तो आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो कितनी आई? 0.5। ये कौन सा केस है? ये वो केस है कि जब आप प्राइस को 40% चेंज करो बट डिमांड सिर्फ 20% कम हो रही है, तो मतलब इक्वल नहीं है, इक्वल से कम है। तो जब भी, ध्यान से सुनो, जब भी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 से कम आए, यहां पर 1 से कम है ना, जब भी आपकी किसी भी चीज की जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो लेस देन 1 आती है, हम उसको बोलते हैं वो कौन सी डिमांड है, उसकी इलास्टिसिटी क्या है? वो इन इलास्टिक है। क्या है? इन इलास्टिक। मतलब इन इलास्टिक का मतलब जितनी आपके प्राइस चेंज हो रहा है उतनी डिमांड चेंज नहीं हो रही है, कम चेंज हो रही है, लेस रिस्पॉन्सिव है, पूरा रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो जब ईडी की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक का केस। तो ये याद कर लेना, ठीक है। अब दूसरा केस, अगर ईडी की वैल्यू जो है, अगर आप मान लो कोई चीज है उसको कैलकुलेट कर रहे हो और अगर आपकी ईडी की वैल्यू जो है, वहां पर ईडी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाती है, मान लो क्या 1 से ज्यादा आ जाती है, उसको हम बोलेंगे वो कौन सा केस है? इलास्टिक केस। इलास्टिक केस में क्या होगा? इलास्टिक केस में मान लो आपने 40% प्राइस में चेंज किया। किसमें चेंज किया? प्राइस में 40% चेंज किया, तो आपकी डिमांड 50% चेंज होगी, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? वो कौन सा केस होगा? वो होगा हमारा इलास्टिक केस। इलास्टिक केस में आपकी ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, और अगर मान लो आपकी ईडी की वैल्यू 1 के बराबर आती है, उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। भाई पेपर में डायरेक्टली पूछेगा, तो यूनिटरी इलास्टिक या न्यूमेरिकल भी दे सकता है निकालने के लिए। तो ये कौन सा होता है? यूनिटरी इलास्टिक। मतलब जितना प्राइस में, मान लो 50% प्राइस में चेंज हुआ, प्राइस में 50% चेंज हुआ तो डिमांड में भी 50% चेंज हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिटरी इलास्टिक वाला केस, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मतलब मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया कि देखो, सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड बोलते हैं कि मान लो आपका प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितनी चेंज हो रही है। क्या जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड चेंज हो रही है, या कम चेंज हो रही है, या ज्यादा चेंज हो रही होगी? यही चीज हो सकता है, या नहीं चेंज हो रही होगी, या 100% चेंज हो रही होगी। तो यही 5 केस ही बनते हैं। 5 बताऊंगा, पहले 3 समझो। तो सबसे पहले अगर आपको पेपर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए बोल दे तो आपने क्या करना है? परसेंटेज चेंज निकालना है डिमांड में, उसको डिवाइड कर देना परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या था? यहाँ पर प्राइस 5 से 7 हुआ और डिमांड 15 से 12 होगी, तो मैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालूंगा। 15 से 12 हुई तो 12 में से 15 को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 15। यार ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, अब ये तो आता ही होगा आपको, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20%, मतलब 20% डिमांड कम हुई। और प्राइस में चेंज देखेंगे तो प्राइस 5 से 7 गया, 7 - 5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था? 5 इंटू 100, तो 40%। मतलब 40% प्राइस के चेंज होने से 20% सिर्फ डिमांड क्या हुई है? कम हुई है। कि कितनी कम हुई है? 20% कम हुई है। तो इलास्टिसिटी डिमांड क्या हो जाएगा? 20/40, मतलब 0.5 इलास्टिसिटी डिमांड हो गया आपका, ठीक है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू लेस देन 1 है, यहाँ पे 0.5 लेस देन 1 है, तो इसको बोलेंगे इन इलास्टिक। मतलब इन इलास्टिक होने का मतलब ये है कि जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतनी डिमांड नहीं चेंज, डिमांड कम चेंज हो रही है। ये हो गया आपका इन इलास्टिक। अगर इक्वल चेंज हो, जितना प्राइस चेंज हो उतनी डिमांड चेंज हो, तो ईडी की वैल्यू उस केस में 1 आएगी, उसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। और अगर जितना प्राइस चेंज हो उससे ज्यादा डिमांड में चेंज आ जाए, उसको बोलेंगे इलास्टिक। तो ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब कौन से, दिमाग में सोचो कौन से गुड होंगे जहां पर इलास्टिक होगा, कौन से गुड होंगे जहां पर इन इलास्टिक हो। थोड़ा सा आइडिया दिमाग में सोचो ना। अभी तुम पूरा डिमांड करके आए हो। जैसे मान लो एसेंशियल कमोडिटी है, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटीज और इन इलास्टिक, मैक्सिमम टाइम एसेंशियल कमोडिटी इन इलास्टिक में आते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो आपकी सपोज करो चीजों का प्राइस, आपके चावल का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। मान लो आपका गेहूं का प्राइस बढ़ जाता है, दालों का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। क्या उसके प्राइस बढ़ने से तुम चावल, गेहूं और आटा वो कंज्यूम नहीं करोगे? वो करोगे ना तुम। तो उनकी उस केस में प्राइस के चेंज होने से डिमांड में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो बेसिक एसेंशियल लाइफ है ना, ये तो हमें कंज्यूम करनी ही है, ठीक है। तो मतलब ये तो इनकी डिमांड में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका प्राइस जो है, जो लग्जरी चीजें होती है, लग्जरियस चीजें, मान लो आपका मोबाइल फोन है, अगर उनके प्राइस बढ़ जाएंगे तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि वो एसेंशियल नहीं है आपके लिए, आपने वही वाला लेना ही लेना है, तो उसकी डिमांड कम। वो आ जाता है इलास्टिक वाला केस, ठीक है। कि मान लो इन इलास्टिक वाला केस वो है कि जिनका
प्राइस चेंज होने से डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होगी, तो वो होता है इनइलास्टिक वाला केस। जिनका प्राइस चेंज होने से डिमांड ज़्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है। मान लो आपका मोबाइल फ़ोन है, उसका प्राइस जो है थोड़ा भी अगर सपोज करो कम हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। बट अगर आपका आटा गेहूं वगैरह उसका प्राइस बढ़ भी जाएगा तो ज़्यादा डिमांड में फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि आप तो तब भी कंज्यूम उसको करोगे। तो इनइलास्टिक वाला केस में ज़्यादा आ जाते हैं हमारे कौन से गुड्स आ जाते हैं, जैसे हमारे इंफीरियर गुड्स वगैरह आ जाते हैं। एसेंशियल कमोडिटी आप यहाँ पर लिख सकते हो। एसेंशियल कमोडिटी हमारी किस में आ जाते हैं, ज़्यादातर इनइलास्टिक में। और एसेंशियल जो इन एसेंशियल में जैसे लग्जरी गुड्स आ गए, कौन से लग्जरी गुड्स आगे वो किस में आ जाते हैं, ज्यादातर इलास्टिक में, ठीक है। तीन चीजें मेनली आपको क्लियर होगी। इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है कि अगर सपोज करो चीजों का प्राइस चेंज हो, उससे डिमांड में कितना फर्क पड़ा। अगर ज्यादा फर्क पड़ रहा है डिमांड में, दैट इज नोन एज इलास्टिक केस, उसमें ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अगर कम फर्क पड़ रहा है तो उसकी ईडी की वैल्यू लेस देन 1 होगी इन इलास्टिक केस। तो अगर इक्वल फर्क पड़ रहा है तो वो होगा यूनिटरी इलास्टिक वाला केस। तुम्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने सीखनी है। अब मान लो एक मैं आपको ये डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। ये अगर मान लो आपका एक ऐसा केस है जिसमें आपका प्राइस चेंज हो रहा है, ये आपकी डिमांड कर वैसे होते हैं प्राइस और डिमांड। अब मैं एक ऐसा केस मान लो आपका प्राइस तो चेंज हो रहा है बट डिमांड में उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये देखो ना, आपका प्राइस चेंज हो रहा है। यहाँ पे प्राइस मान लो 10 था, यहाँ पे 20 गया, यहाँ पे 30 गया, यहाँ पे 40 गया, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 ये डिमांड है। तो देखो डिमांड आपकी 30 पे फिक्स है बट प्राइस आपका चेंज हो रहा है 10 से 20, 30, 40। तो मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। ऐसा भी एक केस होता है जब आपका प्राइस चेंज हो रहा है बट डिमांड चेंज नहीं हो रही, इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक क्या था, जहां पर प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कम चेंज होता था, बट अगर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या परफेक्टली, अगर यहाँ पर आप ईडी निकालोगे तो ईडी की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी, इस केस में 0 आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ईडी क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड में यार ईडी क्या था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो भाई जब डिमांड में 0 चेंज हो रहा है तो कभी भी ऊपर 0 आए नीचे जो मर्जी होना तो उसका आंसर 0 आता है। इस केस में ईडी की वैल्यू 0 होती है। ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक का केस। अब एक और केस बताता हूं आपको, ठीक है। ये केस होता है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक का। देखो यहां पर क्या हो रहा है, आपने प्राइस में थोड़ा सा चेंज किया, आपकी डिमांड चेंज हुई। मान लो प्राइस यहाँ पर था 10 और थोड़ा सा आपने इसको 11 किया तो आपकी डिमांड देखो कितनी एकदम से चेंज होगी। देखो ये चेंज हो रहा है ना, 10, 20, 30, 40। तो ये जो केस होता है जहां पे माइन्यूट सा प्राइस में चेंज लाने से आपकी डिमांड में एब्रप्ट चेंज आ जाए, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक वाला केस। इसमें ईडी की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। क्यों इनफाइनाइट होगी, देखो ईडी क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखो यार प्राइस में आपका 0 चेंज है तो नीचे 0 है, कोई ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, बट ऊपर आपका इनफिनिट चेंज हो रहा है। तो 1 कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी होता है, इस केस में इन्फिनिटी आ जाएगा। तो परफेक्टली इलास्टिक केस में ईडी की वैल्यू इन्फिनिट। ये 5 केसेस आपको समझने थे, ठीक है। यूजुअली जो हमारी डिमांड कर्व है ना, यूजुअली हमारी डिमांड कर्व इस तरह से होती है, हाइपरबोला वाला केस, ठीक है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है बेसिकली ये चीज कहता है कि जितना प्राइस में चेंज होता है, ठीक है, जितना प्राइस, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन से केस में आता है, यूनिटरी वाले केस में। कौन सा आता है, यूनिटरी इलास्टिक वाले केस में। यूनिटरी इलास्टिक वाले केस में इस तरह से ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपर, मतलब जितना आपका चेंज हो रहा है प्राइस में उतना ही चेंज हो रहा है आपका जो है डिमांड में। इसमें ईडी की वैल्यू 1 होती है। उसको छोड़ के मैंने आपको बाकी केस भी बता दिए कि मान लो अगर आपका परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा कि प्राइस में चेंज छोटे सा आने से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आया, उसको बोलते हैं परफेक्टली, उसमें ईडी की वैल्यू इन्फिनिट होगी। और जो आपका बेसिकली दूसरा केस है परफेक्टली इलास्टिक वाला, उसमें प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो पांचों केस मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। अब एक ही डायग्राम में मैं आपको पांचों बना के बताऊंगा ताकि तुम पेपर में नहीं भूलो और आपके रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपकी डिमांड का किस तरह से होती है, ये आ गया आपका प्राइस, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं यार इसलिए बता रहा हूँ। ये आ गया क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। पहला आपका ये वाला केस आ गया। ये कौन सा केस है, जब आपके प्राइस में चेंज हो रहा है बट डिमांड में 0 चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं दिस इज द केस ऑफ योर
परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि डिमांड में कोई चेंज नहीं होता। ईडी इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ इस तरह से आता है, वर्टिकल वाला ग्राफ, ये भी याद करना। दूसरा आपका ग्राफ ये वाला था, प्राइस में छोटा सा चेंज हो और आपकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो। यहाँ पर ईडी की वैल्यू क्या आ जाती है, इनफाइनाइट। ये कौन सा केस आ गया, ये आ गया परफेक्टली इलास्टिक वाला केस, ठीक है। ये आ गया आपका यूनिटरी इलास्टिक वाला केस, ठीक है। यहाँ पर ईडी की वैल्यू क्या है, 1। मान लो जितना आपका प्राइस में चेंज हुआ उतना आपका डिमांड में चेंज हुआ, ठीक है। अब इससे ऊपर वाले में वो जो ईडी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। तो ईडी की वैल्यू जहां ग्रेटर देन 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक। क्या बोलते हैं, इलास्टिक वाला। तो अगर ईडी की वैल्यू लेस देन 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक वाला, ठीक है, इन इलास्टिक वाला। ये आ गया, देखो मैं सारे लिख देता हूं, ये आ गया आपका परफेक्टली इलास्टिक, ये आ गया आपका परफेक्टली इन इलास्टिक, और ये आ गया आपका यूनिटरी वाला, ठीक है। ये मैंने आपको सारे समझा दिए। यूनिटरी वाला ये बोलता है जितना प्राइस में चेंज होगा उतना डिमांड में चेंज होगा। इलास्टिक वाला बोलेगा कि जितना प्राइस में चेंज होगा उससे ज्यादा डिमांड में चेंज होगा, इसलिए ऊपर है। परफेक्टली इलास्टिक, अगर छोटा सा भी प्राइस में चेंज होगा डिमांड में बढ़ के चेंज होगा, तो डायरेक्ट इन्होंने परफेक्टली इलास्टिक। इधर से उल्टा चल जाए तो अगर जितना प्राइस में चेंज हो डिमांड में कम चेंज हो रहा है तो वो होता है इन इलास्टिक। अगर प्राइस में चेंज होने से डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर में पूछी जाती है इससे, वो जैसे जैसे आपका ये आपका बढ़ रहा है ना, इलास्टिसिटी ऑन डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे आपकी इलास्टिसिटी ऑन डिमांड बढ़ती है आपकी कर्व जो है वो फ्लैट होती जाती है। क्या होती जाती है, फ्लैट होती जाती है। देखो मैं ये पॉइंट लिख दे रहा हूं, ये पॉइंट याद कर लेना। हायर द इलास्टिसिटी ऑन डिमांड, ठीक है, फ्लैटर विल बी द कर्व, फ्लैटर विल बी द कर्व। कर्व उतनी फ्लैट होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली कर्व देखो, यहाँ पर ये पूरा ऊपर से नीचे है ना, यहाँ पर बिल्कुल वर्टिकल है। ये वर्टिकल मतलब बिल्कुल स्टीप है। आगे वाले केस में देखो स्टीप थोड़ा कम हुआ, उसके आगे वाले केस में स्टीप और कम हुआ, आगे वाले केस में और स्टीप कम हुआ, आगे वाले केस में और स्टीप। यहाँ ऊपर पहुंचते पहुंचते हम फ्लैट हो गए, बिल्कुल फ्लैट हो गए ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लैटर विल बी द कर्व। जैसे जैसे आपका जो आपका इलास्टिसिटी ऑन डिमांड जो है, जैसे जैसे वो आपका बढ़ता जाएगा आपकी कर्व जो है फ्लैट। अगर आपको पेपर में पूछे कि परफेक्टली इलास्टिक की कर्व जो है ज्यादा फ्लैट होगी या इन इलास्टिक वाली, तो इन इलास्टिक वाली ये देखो ये कहाँ पे फ्लैट है, फ्लैट कौन सी है, परफेक्टली इलास्टिक वाली। आपको पूछे इलास्टिक वाली ज्यादा फ्लैट है या इन इलास्टिक वाली, तो इलास्टिक वाली। यूनिटरी इलास्टिक वाली ज्यादा है कि परफेक्टली इलास्टिक, तो परफेक्टली इलास्टिक। तो जैसे जैसे हमारी इलास्टिसिटी ऑन डिमांड बढ़ती जाएगी, हाई साइड में जाएगी, हमारी कर्व फ्लैट होती है, और जितनी कम होती जाएगी हमारी कर्व जो है स्टीप होती जाएगी, ठीक है। एक यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आ जाता है, फिर तुम बोलते हो कि सर ये तो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, ये डायग्राम से निकलता है। दूसरा आपको पेपर में एक तो ये पूछ सकता है हायर जो है इलास्टिक डिमांड है फ्लैटर विल बी द कर्व, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा। और दूसरा आपको पूछेगा जो आपका परफेक्टली इलास्टिक वाला केस है, परफेक्टली इलास्टिक वाला केस है वो कौन सा केस है, तो वो हॉरिजॉन्टल केस है। कौन सा केस है, हॉरिजॉन्टल। और जो आपका परफेक्टली इन इलास्टिक वाला केस है, परफेक्टली इन इलास्टिक वाला केस है, तो वो आपका कौन सा केस होता है, वो आपका वर्टिकल केस होता है। कौन सा केस होता है, वर्टिकल। ये देखो यहाँ पर देखो डायग्राम में, तो ये जो आपका परफेक्टली इन इलास्टिक वाला केस है ये वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल लाइन है। जो आपका परफेक्टली इलास्टिक है ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। परफेक्टली इन इलास्टिक में ईडी की वैल्यू 0 होती है, परफेक्टली इलास्टिक में ईडी की वैल्यू इनफिनिट होती है, इलास्टिक में ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, यूनिटरी में ईडी की वैल्यू 1 होती है, और ईडी की वैल्यू लेस देन किस में होती है, लेस देन 1 होती है इन इलास्टिक वाले केस में, ठीक है। मुझे लगता है अब इस टॉपिक में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पेपर में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से तुम अच्छे से कर लोगे, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो हमारी लाइफ की नेसेसिटीज हैं, ठीक है, उन केस में जो इलास्टिसिटी की कर्व होती है वो इन इलास्टिक वाली होती है, क्योंकि जो नेसेसिटी बेसिक लाइफ की चीजें हैं अगर प्राइस चेंज हो जाएगा उसकी डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मान लो अगर सपोज करो चावल का प्राइस बढ़ जाता है या आपके आटे का प्राइस बढ़ जाता है तो आप खाना खाना थोड़ी छोड़ दोगे, वो तो तब भी कंज्यूम करोगे। बट अगर लग्जरी गुड की मैं बात करूं, अगर लग्जरी गुड का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड जो है वो आपकी कम हो जाएगी। उस केस में लग्जरी गुड वाले केस में इलास्टिक वाला केस होता है, और बेसिकली जो हमारा नॉर्मल गुड होते हैं वो जो है वो इन इलास्टिक वाला केस होता है, ठीक है। तो लग्जरी गुड में प्राइस इलास्टिक होता है, और जो नेसेसिटी वाले गुड होते हैं वहां पर इन इलास्टिक केस होता है। ये क्लियर आपको होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है।
और मतलब यहाँ से ना मतलब ऐसे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यही पूछे और क्या करेगा। इसमें से अगर न्यूमेरिकल देगा तुम्हें ईडी निकालने के लिए, वो भी मैंने आपको बता दिया, आपको परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखना है। अगर उसकी वैल्यू जो है 1 आ रही है तो यूनिटरी इलास्टिक है, लेस देन 1 आ रही है तो इन इलास्टिक है, और ग्रेटर देन 1 आए तो इलास्टिक है। अगर इनफाइनाइट आ रही है तो वो परफेक्टली इलास्टिक का केस है, और अगर 0 आए तो परफेक्टली इन इलास्टिक का केस है। फिर जैसे जैसे आपकी इलास्टिक जो है डिमांड बढ़ती है तो आपकी कर्व जो है फ्लैटन होती जाती है। आपकी जो बेसिकली परफेक्टली इन इलास्टिक वाली वर्टिकल कर्व है और परफेक्टली इलास्टिक वाली आपकी हॉरिजॉन्टल कर्व है। जो आपकी इलास्टिक यूनिटरी इलास्टिक वाला उसका आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। बट इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको स्टेट के थ्रू ही समझा दिया, पूरा आपका क्लियर। ये डायग्राम दिमाग में फिक्स कर लो ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप इजिली कर लो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिमांड कर्व। देखो आज हमने सिर्फ डिमांड एनालिसिस नहीं पढ़ा है, आज हमने डिमांड एनालिसिस भी कवर किया है, उसके साथ हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के जो टॉपिक रहते थे वो भी कवर कर लिया। अब आपके ज्यादा टॉपिक नहीं बढ़ते, प्रोडक्शन के रिलेटेड टॉपिक है, हार्डली 2 या 3 टॉपिक्स हैं, 2 या 3 मैराथन सेशन हम देखेंगे। आई थिंक ये आपका 4th मैराथन सेशन था, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके देख लो। इसमें इससे पहले हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कवर कर ली है, ठीक है। और माइक्रो में आपके 2 टॉपिक्स हो गए, एक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और उसमें सब कुछ इन डिफरेंस कर्व ये वो, और दूसरा डिमांड एनालिसिस। देखो आपका माइक्रो में मैं उसमें मैक्रो में 2-3 को मिला के एक टॉपिक भी लाता था, बट माइक्रो जो है ना हम यूजुअली इतना पढ़ते नहीं है, माइक्रो समझ भी कम आती है। बट आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ मुझे बताना कि कैसा लग रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ के। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा अकाउंटेंसी, स्टैट्स, जनरल साइंस, उनके जो मैराथन सेशन पढ़े उनको लगाओ। आपको लग रहा है ये सिर्फ मैराथन सेशन है, बट यहाँ पर पूरे टॉपिक्स मैंने ऑल टुगेदर कवर किए हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पेपर से पहले, इसलिए मैं मैराथन बना कि पेपर से पहले मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें आप रिवाइज करवाओगे इसकी हेल्प से, ठीक है। और बाकी जो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वो गूगल में awakeningclasses.in में जाके टेस्ट दे सकते हैं, अच्छे से सेक्शन और फुल लेंथ मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालें, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का क्लास है मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।